हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू गेटवे क्लासेस। सो आरजीपीवी में एक सब्जेक्ट है बीटेक फर्स्ट ईयर में जिसका नाम है बेसिक कंप्यूटर इंजीनियरिंग। आज इसके यूनिट 4 को कम्प्लीटली वन शॉट में कवर करेंगे। इस वन शॉट में आपके जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, पीवाईक्यूज हैं, वो सारे कवर हो जाएंगे। ऐसा कह सकते हैं कि आपका कंप्लीट सिलेबस इस वन शॉट में कवर हो जाएगा। ठीक है, इसके जो नोट्स हैं आप वो गेटवे क्लासेस ऐप से डाउनलोड कर सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। ये कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो लास्ट कुछ ईयर्स में आए हुए हैं, ये सारे आपके कवर हो जाएंगे। तो सबसे पहला टॉपिक है व्हाट इज कंप्यूटर नेटवर्क या कंप्यूटर नेटवर्किंग होती क्या है। देखो, कंप्यूटर नेटवर्क एक सिस्टम है जिसमें दो या दो से ज्यादा कंप्यूटर या और डिवाइसेस एक दूसरे से कनेक्ट होते हैं ताकि वो शेयर कर सके रिसोर्सेज, डेटा को एक्सचेंज कर सके और एक दूसरे से कम्युनिकेट कर सके। अब देखो एक एग्जांपल लेते हैं। आपकी कंप्यूटर लैब होती है जिसमें बहुत सारे कंप्यूटर कनेक्ट होते हैं एक सेंट्रल सर्वर से। या दूसरा एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे कि डिवाइसेस होती है, मोबाइल फोन, लैपटॉप, आपका स्मार्ट प्रिंटर होता है, वो कनेक्ट होता है सेम वाईफाई राउटर से। इसकी मदद से आप क्या क्या कर सकते हैं। ऑफ कोर्स आप जो है इंटरनेट पे कोई भी वीडियो स्ट्रीम कर सकते हैं, कोई भी डॉक्यूमेंट सेंड कर सकते हैं प्रिंटर को। यही कंप्यूटर नेटवर्क होता है। अब कंप्यूटर नेटवर्किंग क्या है, ये एक प्रोसेस है जिसमें हम इस तरह के नेटवर्क को मैनेज करते हैं और कनेक्ट करते हैं हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर की मदद से। सो कुछ एडवांटेजेस देखते हैं कंप्यूटर नेटवर्क के। सबसे पहला है रिसोर्स शेयरिंग। आप क्या कर सकते हैं, जैसे कि डिवाइसेस जैसे कि प्रिंटर, फाइल्स या सॉफ्टवेयर, ये शेयर किए जा सकते हैं मल्टीपल यूजर में अगर हम कंप्यूटर नेटवर्क का यूज करते हैं। डेटा शेयरिंग यानी कि आप इजीली डेटा को ट्रांसफर और एक्सेस कर सकते हैं कनेक्टेड सिस्टम के अंदर। सेंट्रलाइज डेटा मैनेजमेंट हो जाती है, यानी कि जो डेटा होता है वो स्टोर और मैनेज होता है एक प्लेस पे। ऐसा नहीं है मल्टीपल जगह, एक जगह स्टोर है और बाकी सारे जो डिवाइसेस कनेक्टेड होते हैं एक सिस्टम में वो उसे यूज कर सकते हैं। इससे क्या होता है, एफिशिएंसी इंप्रूव होती है। ऑफ कोर्स कॉस्ट इफेक्टिव होता है। इसकी वजह से हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर की कॉस्टिंग रिड्यूस हो जाती है क्योंकि आप शेयर करके करते हैं। जरूरी नहीं है हर एक सिस्टम की कॉन्फ़िगरेशन सेम हो, डिफरेंट होती है, तो उसी के अकॉर्डिंग आप उसमें डेटा को स्टोर कर सकते हैं और रेस्ट जो कंप्यूटर्स हैं या डिवाइसेस हैं वो उसको यूज कर सकते हैं। ऑफ कोर्स सिक्योरिटी इंप्रूव हो जाती है, यानी कि एक सेंट्रलाइज सिक्योरिटी पॉलिसी होती है। इसका मतलब है ज़्यादातर जितने भी सिस्टम एक नेटवर्क के अंदर कनेक्ट होते हैं वो सेम सिक्योरिटी लॉ को फॉलो कर रहे होते हैं, इसलिए आपका डेटा जो है ज़्यादा प्रोटेक्टेड रहता है। रिमोट एक्सेस, यूज़र जो है एक्सेस कर सकता है नेटवर्क को रिमोट लोकेशन से। ऐसा नहीं है वो जो डेटा पड़ा है वो किसी और कंप्यूटर में पड़ा है तो वो नेटवर्क कनेक्शन की वजह से कहीं और बैठा हुआ एक्सेस कर सकता है। स्केलेबल, ऐसा नहीं है एक नेटवर्क के अंदर अगर 6 डिवाइसेस कनेक्टेड है 6 ही रहेंगी, आप उसे अपने अकॉर्डिंग एक्सपेंड कर सकते हैं जैसी आपकी नीड होती है। ठीक है, अब गोल्स क्या है कंप्यूटर नेटवर्क के। सबसे पहला गोल है रिसोर्स शेयर, यानी कि अलाउ करता है कि मल्टीपल यूजर जो है अपने हार्डवेयर सॉफ्टवेयर को या डेटा फाइल को शेयर कर सके एक दूसरे से। रिलायबिलिटी, यानी कि एक बैकअप सिस्टम होता है इस नेटवर्क के अक्रॉस जिससे जो है आपका डेटा लॉस्ट नहीं होता है सिस्टम फेल होने पे। अगला होता है कॉस्ट एफिशिएंसी, ये रिड्यूस करता है कॉस्ट। कैसे, रिसोर्स की शेयरिंग करके इंस्टेड ऑफ डुप्लीकेटिंग देम। आप डुप्लीकेशन नहीं करते हो, अगर कोई डेटा एक फाइल एक सिस्टम में पड़ा है तो आप उसे यूज कर सकते हो। ठीक है, ऑफ कोर्स स्केलेबिलिटी, आप इजीली नेटवर्क को एक्सपेंड कर सकते हैं, न्यू डिवाइसेस ऐड कर सकते हैं या कह सकते हैं यूजर आप भी तो हो, डिवाइस कंप्यूटर आप ही तो एक्सेस कर रहे हो, तो आसानी से आप एक्सपेंड कर सकते हैं। अगला आता है कम्युनिकेशन मीडियम, ये इनेबल करता है फास्ट एंड इफेक्टिव कम्युनिकेशन। किसके थ्रू, ईमेल के थ्रू, चैट के थ्रू, वीडियो कॉल्स के थ्रू। अगला होता है रिमोट एक्सेस, ये आपको प्रोवाइड करता है रिमोटली लोकेशन से आप किसी भी फाइल को या किसी भी सिस्टम को एक्सेस कर सकते हैं। जैसे गूगल ड्राइव एक एग्जाम्पल लेते हैं, गूगल ड्राइव पे डेटा पड़ा होता है, आप कहीं से भी एक्सेस कर सकते हैं। सिक्योरिटी एंड मैनेजमेंट, ऑफ कोर्स एक सेंट्रलाइज कंट्रोल होता है यूजर के एक्सेस का। डेटा मतलब कौन यूजर कौन से डेटा को एक्सेस कर सकता है, अनऑथराइज्ड डेटा का एक्सेस ना हो और नेटवर्क का भी सही से मैनेजमेंट हो जाता है। तो ये कंप्यूटर नेटवर्क का गोल होता है। अब क्या क्या एप्लीकेशन है, देखो मैंने एक एग्जांपल बताया था सिंपल सा। आप घर में जब वाईफाई राउटर से बहुत
बहुत सारी चीजें कनेक्ट होती हैं। ऐसे ही कंप्यूटर नेटवर्क का कहाँ कहाँ यूज है, बिजनेस में यूज है, ऑनलाइन ट्रांजेक्शंस करते हैं आप, ईमेल भेजते हैं, प्रोजेक्ट कोलैबोरेशन करते हैं। प्रोजेक्ट कोलैबोरेशन यानी कि आप मल्टीपल लोग एक प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हैं, तो आप जैसे सपोज कई कंपनी में अलग टीम्स, एक सॉफ्टवेयर है जिसके थ्रू मल्टीपल लोग कनेक्ट रहते हैं, अपना डेटा शेयर कर सकते हैं, सेंड कर सकते हैं। क्लाउड स्टोरेज में भी मदद है, आप अपना एक जगह स्टोर नहीं होता डेटा, क्लाउड पे स्टोर होता है, कहीं से भी आप एक्सेस कर सकते हैं रिमोटली बैठ के। एजुकेशन में कंप्यूटर नेटवर्क की वजह से ही ई लर्निंग, ऑनलाइन क्लासेस सफल हो पाई हैं। रिसोर्स शेयरिंग, वर्चुअल लैब्स होती हैं, वर्चुअली हर चीज़ दिखाया रखी होती है, एक्चुअली में तो हम वहाँ फिजिकली प्रेजेंट नहीं होते, बट बिकॉज ऑफ कंप्यूटर नेटवर्क आप बहुत सारी लैब वर्चुअली ले सकते हैं। हेल्थ केयर, रिमोट कंसल्टेंसी, एक तरह से आप समझो पहले तो आपको फिजिकली जाके प्रेजेंट होना पड़ता था डॉक्टर के पास, अगर पॉसिबल नहीं है आप रिमोटली कंसल्ट कर सकते हैं। पेशेंट का डेटा शेयर होता है, एक सिस्टम में पड़ा होता है, और जितने भी कंप्यूटर जो है कनेक्ट होते हैं किसी भी हॉस्पिटल के, वो लोग देख पाते हैं, यानी कि हॉस्पिटल मैनेजमेंट आराम से हो सकता है। अगर बैंकिंग की बात की जाए, ऑनलाइन बैंकिंग होती है, अगर आप यहाँ से कोई भी ट्रांजेक्शन करते हैं तो आपका अकाउंट में सारी चीज़ चेंज हो जाती है, या आपके दो अगर अकाउंट्स हैं तो सारी चीज़ अपडेट रहती है, कोई भी चेंज नहीं होता है। एटीएम सर्विसेज बिकॉज ऑफ कंप्यूटर नेटवर्क पॉसिबल है, सिक्योर ट्रांजैक्शन पॉसिबल होता है। ऐसा तो नहीं है एटीएम पे जाके आप जैसे बोले जिस बैंक का एटीएम है उसी से ही, उसी का अगर कार्ड होगा तो कर पाएंगे, नहीं, आप किसी से भी कर सकते हैं और ऑटोमेटिकली वो चीज़ अपडेट हो जाती है। दिस हैपन बिकॉज ऑफ कंप्यूटर नेटवर्क। गवर्नमेंट में, ई गवर्नमेंट्स में, या रिकॉर्ड मेंटेन करने में, या पब्लिक सर्विसेज में काम आता है। ऑनलाइन गेमिंग, एंटरटेनमेंट में कैसे ऑनलाइन गेमिंग कर पाते हैं, आपके कंप्यूटर में तो स्टोर नहीं होता सारी चीज़ें, हर कंप्यूटर में हर गेम स्टोर नहीं होगा, तो हैपन बिकॉज ऑफ कंप्यूटर नेटवर्क। वीडियो स्ट्रीमिंग में, म्यूजिक, सोशल मीडिया, हर चीज़ बहुत आसानी से पॉसिबल हो पाई है कंप्यूटर नेटवर्क। मिलिट्री एंड डिफेंस में अगर बात की जाए तो ऑफकोर्स ये सिक्योर कम्युनिकेशन प्रोवाइड करता है, सर्वेलेंस में मदद करता है, कमांड कंट्रोल सिस्टम में मदद करता है ना। रिसर्च एंड साइंस की बात की जाए तो कंप्यूटर नेटवर्क की मदद से आप बहुत जल्दी डेटा को हाई स्पीड में शेयर कर सकते हैं। आप किसी भी टूल को जो कि नीडेड है रिसर्च या साइंस में, वो रिमोटली भी एक्सेस किया जा सकता है। ऑफ कोर्स आप प्रोजेक्ट को कोलैबोरेट कर सकते हैं। ये सारे कुछ एप्लीकेशन है। अगला क्वेश्चन आता है कि प्रोटोकॉल एंड प्रोग्राम में क्या डिफरेंस होता है। देखो प्रोटोकॉल क्या होते हैं, कुछ सेट ऑफ रूल्स होते हैं जो कम्युनिकेशन के लिए नीडेड हैं दो डिवाइस या ज्यादा डिवाइसेस में, ठीक है। जबकि प्रोग्राम क्या होता है, कुछ इंस्ट्रक्शंस होते हैं जो लिखे जाते हैं किसी पर्टिकुलर टास्क को परफॉर्म करने के लिए। प्रोटोकॉल का मेन पर्पस क्या है, इसका मेन पर्पस है कि कम्युनिकेशन हो सके एक नेटवर्क के अंदर, ठीक है। जबकि प्रोग्राम का क्या है, किसी भी स्पेसिफिक प्रॉब्लम को सॉल्व करना या उसको कंप्यूट करना। इसका अगर एग्जीक्यूशन की बात की जाए, प्रोटोकॉल जो है डायरेक्टली एग्जीक्यूट नहीं होते, ये प्रोग्राम के अंदर लिखे जाते हैं, ठीक है, जबकि कंप्यूटर सिस्टम इन्हें डायरेक्टली एग्जीक्यूट करता है। इसका एग्जांपल टीसीपी आईपी प्रोटोकॉल, एचटीटीपी प्रोटोकॉल, सिंपल मेल ट्रांसफर, ये मेल भेजने के लिए एक प्रोटोकॉल है ना। ये कुछ रूल्स हैं। ये हाइपर टेक्स्ट एक प्रोटोकॉल है जिसकी मदद से आप ब्राउजर जो है सर्वर से कोई भी क्वेश्चन पूछता है, कुछ भी रिजल्ट आता है। ऐसी टीसीपी आईपी प्रोटोकॉल। अभी आपको सिर्फ नाम याद रखने हैं। अभी यहाँ पे जैसे एक सब्जेक्ट आएगा आगे कंप्यूटर नेटवर्क में, आप वहाँ पे डिटेल में पढ़ेंगे। यहाँ पे आपको सिर्फ प्रोटोकॉल्स के या कुछ भी नाम याद रखने हैं। लेकिन प्रोग्राम क्या, एमएस वर्ड, ये एक पर्टिकुलर सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन है जिसकी मदद से आप डॉक्यूमेंटेशन करते हैं। कैलकुलेटर, ये कैलकुलेशन के लिए एक प्रोग्राम बनाया गया है। वेब ब्राउजर, ये भी वन ऑफ द प्रोग्राम है। अब नेचर क्या होता है प्रोटोकॉल का, कंप्यूटेशनल होता है, यानी कि रूल्स एंड स्टैंडर्ड होता है, जबकि प्रोग्रामिंग प्रैक्टिकल होता है, यानी किसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में लिखा जाता है। प्रोग्रामिंग लैंग्वेज क्या है, देखो जैसे मैं आपसे इंटरेक्ट कर रही हूँ हिंदी में, इंग्लिश में, ऐसे ही कंप्यूटर से इंटरेक्ट करने के लिए एक लैंग्वेज चाहिए, उसी को हम प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कहते हैं, ठीक है। अब डिफरेंस ये भी इंपॉर्टेंट है, लैन मैन वैन में क्या होता है, ठीक है। देखो कुछ चीजें बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है, आप अगर इस वन शॉट को कंप्लीटली पढ़ लेंगे तो आपको कोई भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा, ठीक है। लैन का फुल फॉर्म क्या है, लोकल एरिया नेटवर्क, इसका है मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क, यह है वाइड एरिया नेटवर्क। सो लैन की डेफिनेशन पढ़ते हैं। देखो लैन क्या है, ये कनेक्ट करता है कंप्यूटर और डिवाइसेस को एक स्मॉल ज्योग्राफिकल एरिया में, जब बहुत स्मॉल, जैसे कि होम हो गया, स्कूल हो गया, ऑफिस हो
हो गया। जबकि मैन क्या करता है, ये कनेक्ट करता है कंप्यूटर्स को, जितने भी कंप्यूटर है, या तो बहुत बड़ा कोई कैंपस हो या कोई बहुत बड़ी सिटी हो, यानी कि ये लेंथ से ज्यादा एरिया कवर करता है। लेंथ से ज्यादा एरिया में अगर मुझे कंप्यूटर डिवाइसेस को कनेक्ट करना होता है तो मुझे मैन की जरूरत होती है, लेकिन वैन से स्मॉलर होता है। जबकि वैन क्या करता है, कनेक्ट करता है कंप्यूटर या नेटवर्क को। अगर आपको कंट्रीज में कनेक्ट करना हो, यानी कि इंडिया में और यूएसए में कुछ कनेक्शन करना है तब, या कॉन्टिनेंट्स को कनेक्ट करना है, यानी कि लार्ज एरिया को अगर मुझे कवर करना है और मैं कंप्यूटर्स को कनेक्ट करना है तो मुझे वैन की जरूरत पड़ती है। इसका कवरेज एरिया क्या होता है, बहुत ज्यादा स्मॉल होता है। टिपिकली मान के चले तो एक बिल्डिंग या ग्रुप ऑफ बिल्डिंग हो सकते हैं, ये सिटी या कोई लार्ज टाउन हो सकता है, ये लार्ज जोग्राफिकल एरिया, जोग्राफिकल बोल लो, जैसे कि कोई नेशन हो गया वर्ल्ड वाइड। इसकी ऑनरशिप किसकी होती है, यूजुअली ये प्राइवेटली ओन्ड होते हैं। नॉर्मली ये मेंटेन किए जाते हैं किसी भी इंडिविजुअल या हद से ज्यादा एक ऑर्गेनाइजेशन के थ्रू, ठीक है। आपका कॉलेज हो गया, स्कूल हो गया, बस ये प्राइवेट भी हो सकते हैं, पब्लिक भी हो सकते हैं, इवन ये जो है मेंटेन कंपनीज के थ्रू भी करे जा सकते हैं, किसी गवर्नमेंट एजेंसी के भी थ्रू करे जा सकते हैं। जबकि नॉर्मली जो वैन होता है नॉर्मली मेंटेन टेलीकॉम कंपनीज के थ्रू किया जाता है या इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर के थ्रू किया जाता है, ठीक है। अब जो लैन है, देखो ऑफ कोर्स वो स्मॉल एरिया के डिवाइसेस को कनेक्ट करने के लिए होता है, तो उसे ज्यादा लॉन्ग नहीं चलना है, तो इसकी स्पीड बहुत ज्यादा फास्ट होती है, 100 Mbps टू 10 Gbps, ठीक है। लेकिन अगर मैन की बात की जाए, इसकी स्पीड जो होती है डेटा ट्रांसफर करने की वो मॉडरेट टू हाई होती है, और बाकी डिपेंड करता है इंफ्रास्ट्रक्चर पे। लेकिन अगर वैन की बात की जाए तो स्पीड लोअर होती है दोनों के कंपैरिजन, क्योंकि लॉन्ग डिस्टेंस कवर करना होता है, लॉन्ग मतलब जोग्राफिकल एक कंट्री से दूसरे कंट्री के डिवाइसेस को कनेक्ट करना होता है, ठीक है। अब लैन की कॉस्ट करी जाए तो देखो इसका सेटअप भी बहुत कम पैसों में हो जाता है और मेंटेनेंस कॉस्ट भी बहुत कम होती है। लेकिन अगर मैन की बात की जाए तो मॉडरेट होती है बट हायर देन लैन होती है। ऑफ कोर्स इसकी बहुत ज्यादा कॉस्टिंग होती है, क्योंकि भाई ये इंफ्रास्ट्रक्चर की वजह से भी और ग्लोबली कनेक्ट करनी होती है चीजों को, इसलिए। अगर इसका एग्जाम्पल लिया जाए, एक नेटवर्क स्कूल के अंदर हो, डिवाइसेस को कनेक्ट कर रहा, किसी कॉलेज के अंदर हो, होम के अंदर हो या ऑफिस के अंदर, लेकिन जैसे केबल टीवी नेटवर्क होते हैं या यूनिवर्सिटी कैंपस नेटवर्क होता है एक सिटी के अक्रॉस। अब ये इसका एग्जांपल होता है इंटरनेट या मल्टीनेशनल कंपनी का नेटवर्क हो गया, या बैंक ब्रांचेस जो हैं वो एक दूसरे से कनेक्ट होती हैं डिफरेंट कंट्रीज में। ऐसा होता है ना, कुछ बैंक इंटरनेशनल होते हैं तो उनके ब्रांचेस डिफरेंट कंट्रीज में भी होती हैं, ठीक है। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, आता है। अब अगला टॉपिक आता है व्हाट इज टोपोलॉजी। टोपोलॉजी क्या होती है, देखो ये नॉर्मली कंप्यूटर और डिवाइसेस का अरेंजमेंट है या लेआउट है एक नेटवर्क के अंदर, यानी कि एक नेटवर्क में डिवाइसेस कैसे कनेक्ट है, ये बताता है कि कैसे डिवाइसेस कनेक्ट होती हैं और कैसे डेटा का फ्लो होता है उनमें। तो सबसे पहला है बस टोपोलॉजी। देखो बस टोपोलॉजी का पहले मैं आपको डायग्राम दिखा देती हूँ। ये एक लाइन होती है, एक बैकबोन कोएक्सियल केबल होती है, इसी को हम बोलते हैं बस टोपोलॉजी। इस सिंगल लाइन से ही बाकी सारी डिवाइसेस कनेक्ट होती हैं, इसको हमने नोट से डिनोट किया है, ठीक है। इसका डायग्राम की बात की जाए, ऑल डिवाइसेस जो होती हैं वो सिंगल केबल से कनेक्ट होती हैं। एक सिंगल सेंट्रल केबल कनेक्ट करती है सारी डिवाइसेस को एक लाइन में। अब इसका एडवांटेज क्या है भाई, देखो इसको इंस्टॉल करना इजी हो गया, जब एक ही लाइन है तो एक ही केबल होगी, लेस केबल होगी, स्मॉल नेटवर्क के लिए बहुत ज़्यादा बेटर होता है। लेकिन अगर जो मेन केबल है वो ही फेल हो गई तो पूरा का पूरा नेटवर्क ही शट डाउन हो जाएगा। और ऑफकोर्स आपके पास एक ही लाइन है, एक ही केबल है, इससे सारी डिवाइसेस कनेक्टेड हैं, तो एक ही पाथ है सबको डेटा ट्रांसफर करने के लिए। इसकी वजह से जो ट्रैफिक होता है वो स्लो हो जाता है जब ट्रैफिक बहुत ज़्यादा होता है, यानी कि डेटा ट्रांसफर होने में दिक्कत आती है। भाई मेरे पास एक ही लाइन है, इसे भी डेटा भेजना है, इसे भी डेटा भेजना है, इसे भी डेटा, तो सब तो नहीं भेज सकते, तो ऑफ कोर्स कोई ना कोई थर्ड एक वो होगा इक्विपमेंट या कोई सर्किट होगा जो डिसाइड करेगा कि कौन भेजेगा डेटा को। तो ऑफ कोर्स भाई डेटा ट्रांसफर थोड़ा सा स्लो होता है। अगला होता है स्टार टोपोलॉजी। देखो स्टार टोपोलॉजी इस तरह से होता है, ये एक हब या स्विच होता है। देखो हब क्या होता है, एक नेटवर्किंग डिवाइस है जो नॉर्मली भी मल्टीपल डिवाइसेस को कनेक्ट करती है
और ये क्या करती है, अगर इसके पास कोई डेटा रिसीव होता है, सपोज इसने कोई डेटा सेंड करने के लिए भेजा, तो रेस्ट जितनी भी डिवाइसेस हैं उनको ये डेटा भेज देगी, इररिस्पेक्टिव किसको डेटा जाना है, ये सबको ही डेटा भेज देती है। लेकिन अगर इस हब की जगह यहाँ पे स्विच होता, तो अगर डिवाइस फोन ने डेटा भेजा है सेंड करने के लिए, तो जो इंटेंडेड यूजर होगा जिसको भेजना है उसको ही भेजेगा। तो हब और स्विच में सिर्फ इतना ही डिफरेंस होता है। तो देखो डिवाइसेस जो होती हैं वो कनेक्ट होती है एक सेंट्रल हब या स्विच से, यही इसका डायग्रामेटिक एक्सप्लेनेशन है और इसकी एक्सप्लेनेशन भी एक्चुअल में यही है। ठीक है, ये मैंने इसलिए यहाँ पे लिखा है कि अगर आप डायग्राम याद ना रहे तो आप इससे याद रख सकते हैं। ठीक है, अब हब और स्विच क्या होता है, डेटा को ट्रांसफर करते हैं। हब सबको भेज देता है जो भी उस डिवाइसेस उस नेटवर्क में कनेक्ट होती है, स्विच जिसको भेजना होता है सिर्फ उसको भेजता है। अब इसको मैनेज करना ऑफ कोर्स इजी होता है। अगर एक डिवाइस फेल भी हो गए तो रेस्ट पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, क्योंकि हब मैनेज कर रहा है। अगर ये खराब भी है तो कोई बात नहीं, रेस्ट पे डेटा चला जाएगा। बट अगर सेंट्रल हब ही फेल हो गया तो पूरा का पूरा नेटवर्क क्या हो जाता है, खराब हो जाता है, फेल हो जाता है। और केबल्स की ज्यादा जरूरत पड़ती है अगर बस टोपोलॉजी के कंपैरिजन किया जाए। अगला होता है रिंग टोपोलॉजी। अब देखो रिंग टोपोलॉजी कुछ ऐसे होती है, दिस इज रिंग टोपोलॉजी। इसमें डेटा इस तरह से ट्रांसफर होता है या इधर से, कैसे भी। सपोज डिवाइस 1 को डेटा भेजना है तो ऐसे पास होगा और पर्टिकुलर जिस पे जाना है उस पे जाएगा। अब इसके फायदे नुकसान क्या है, हर एक डिवाइस एक सर्कुलर लूप में कनेक्टेड होती है। हर एक डिवाइस जो है कनेक्ट होती है टू अदर्स ताकि एक रिंग बना सके। देखो ये इससे कनेक्ट है, ये इससे कनेक्ट है, ये इससे कनेक्ट है, ये इससे, हर एक डिवाइस अदर 2 डिवाइस से कनेक्ट होती है ताकि एक रिंग फॉर्म बन सके। ठीक है, अब जो डेटा का फ्लो होता है एक ही डायरेक्शन में होता है, जिस एंड ये क्या करता है, कोलिजन रिड्यूस कर देता है। अब कैसे, देखो डेटा का फ्लो या तो यहाँ से यहाँ पे होगा या इधर से इधर जाएगा, एक ही फ्लो में होगा। अब कोलिजन कैसे रिड्यूस हो सकता है, सपोज इसको डेटा इस तक जाना है तो भाई इधर से ही जा रहा होगा, उस टाइम पे कोई और सेंड नहीं कर सकता, तो कोलिजन नहीं होगा। ठीक है, बट अगर एक भी डिवाइस फेल हो गई तो पूरा का पूरा नेटवर्क खराब हो जाता है। क्यों, क्योंकि भाई अब इसको एग्जाम्पल के तौर पे समझो, एक सेकेंड। अब मुझे अगर मैंने यहां से ऐसे जाना है डेटा, ठीक है, और ये डिवाइस खराब हो गई तो डेटा मेरा यहाँ तक पहुंच ही नहीं पाएगा। ये तो एग्जाम्पल, ये आप कह सकते हो मैम इधर से भेज सकते हैं, लेट मुझे यहाँ पे पहुंचाना था और ऐसे पाथ बना हुआ है तो मेरा डेटा नहीं जाएगा। तो एक भी डिवाइस खराब से पूरा का पूरा सिस्टम इफेक्ट हो जाता है। अगला होता है मेश टोपोलॉजी। देखो मेश टोपोलॉजी कुछ इस तरह से होती है, ये डिवाइस हर एक डिवाइस से कनेक्टेड होते हैं। यानी कि देखो ये इससे भी कनेक्टेड है, इससे भी कनेक्टेड है, इससे भी कनेक्टेड है, इससे भी कनेक्टेड है, इससे भी, ऐसे ही ये इससे भी है, इससे भी है, सब डिवाइस एक दूसरे से कनेक्ट होती हैं। ठीक है, ये तो इसका स्ट्रक्चर वो हो गया कि कैसे इसका स्ट्रक्चरल रिप्रेजेंटेशन है। हर एक डिवाइस का एक डायरेक्ट लिंक होता है हर एक दूसरे डिवाइस से, ऐसा नहीं है किसी और से गो थ्रू होके डेटा जाएगा। इसी वजह से इसमें फॉल्ट टॉलरेंस बहुत ज़्यादा होता है, क्योंकि हर एक डिवाइस हर एक दूसरे डिवाइस से कनेक्ट है, तो अगर कोई डिवाइस खराब भी है तो डेटा चला जाएगा। ये फास्ट होती है और सिक्योर कम्युनिकेशन प्रोवाइड करते हैं, क्योंकि भाई डायरेक्ट कॉन्टैक्ट है। लेकिन ये एक्सपेंसिव होती है, क्योंकि भाई आपकी वायरिंग बढ़ेगी और इसको इंस्टॉल करना भी कॉम्प्लेक्स होता है और मैनेज करना भी, क्योंकि जब बहुत ज़्यादा वायरिंग होगी तो आपको ध्यान रखना पड़ेगा कौन सी वायर किससे कनेक्टेड है, कैसे कनेक्टेड है, और अगर कोई गड़बड़ आई तो आपको देखने में भी टाइम लगेगा कि कौन से तार में दिक्कत है। अगला आता है ट्री टोपोलॉजी, है ना। ट्री टोपोलॉजी कुछ इस तरह से होती है, ठीक है, ये इसका डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन है। ये मिक्स होती है स्टार और बस की, ठीक है। इसमें मल्टीपल स्टार टोपोलॉजी जो है कनेक्ट होती है सेंट्रल बस सिस्टम से,
ठीक है। ये स्केलेबल होती है, यानी कि आप आसानी से क्या कर सकते हैं, कोई भी न्यू डिवाइस ऐड कर सकते हैं। ये इजी होता है मैनेज करना, ग्रुप आप ग्रुप्स बना देते हैं, क्योंकि देखो आपको पता होता है कि ये मेन डिवाइस है, ये बता दे कि आपको इधर जाना है या इधर जाना है, यानी कि ये ग्रुपिंग बनाने में आसानी, यानी कि एक मल्टीपल डिवाइसेस को सिर्फ लेट एग्जाम्पल वर्ड का काम है, एक एक्सेल का काम है, उन्हें ये वाली फाइल दिखाना है या इन लोगों को ये वाला डेटा ही दिखाना है, तो ग्रुपिंग बनाने में ये बहुत मदद करता है, ठीक है। बट केबल फेलियर अगर मेन लाइन में हो जाए तो पूरी की पूरी नोट्स इफेक्ट हो जाती है और ऑफ कोर्स में बहुत ज्यादा केबलिंग की जरूरत पड़ती है, ठीक है। अब हाइब्रिड टोपोलॉजी यानी कि मल्टीपल टोपोलॉजी का कॉम्बिनेशन होता है। देखो अब देखो ये क्या है, बस टोपोलॉजी है, ये रिंग टोपोलॉजी है, ये ट्री टोपोलॉजी है, ये आपकी अलग अलग, ये क्या है आपकी यहाँ पे ये हब बना हुआ है, हब या स्विच, ठीक है। तो मल्टीपल टोपोलॉजी जब कंबाइन करते हैं उसको हम बोलते हैं हाइब्रिड टोपोलॉजी, ठीक है। ये कौन सी थी, स्टार है ना, स्टार रिंग आप कोई भी कनेक्ट कर सकते हैं इनमें से। अब इसके फायदे क्या है, ऑफ कोर्स ये क्या करती है, जब मल्टीपल टोपोलॉजी कनेक्ट होती है तो हर किसी के फीचर्स को ये क्या करती है, इनहेंस करने की कोशिश करती है। हो सकता है लेट इसने बस टोपोलॉजी ली, इसमें कोई डिसएडवांटेज थे तो कोई और ऐसी टोपोलॉजी ऐड करी जो बस के डिसएडवांटेज को रिमूव कर सके, तो यानी कि कंबाइन करती है फीचर डिफरेंट टोपोलॉजी का, जिसकी वजह से फ्लेक्सिबिलिटी एंड परफॉर्मेंस जो होती है इनहेंस होती है। ऑफ कोर्स ये फ्लेक्सिबल होती है, रिलायबल होती है और स्केलेबल। फ्लेक्सिबल आसानी से अडेप्टेबल है, आप न्यू डिवाइस आसानी से ऐड कर सकते हैं और ऑफ कोर्स स्केलेबल है। इसका डिजाइन थोड़ा कॉम्प्लेक्स होता है और एक्सपेंसिव होता है, इसको सेटअप और मेंटेन करना। ऑफ कोर्स जब मल्टीपल टोपोलॉजीज को कंबाइन करके आप कोई टोपोलॉजी बना रहे हो तो कहीं ना कहीं वो एक्सपेंसिव भी रहेगी और उसमें दिक्कत भी आएगी अगर कोई फॉल्ट होता है उसको मैनेज करने में, ठीक है। सो ये आपके डायग्राम है, डायग्राम आपको बनाने हैं। अगर आपको याद ना रहे तो एटलीस्ट ये टेबल तो आपको जरूर लिखनी है। अब अगला चलते हैं, पीयर टू पीयर कम्युनिकेशन क्या होता है। देखो पीयर टू पीयर कम्युनिकेशन एक नेटवर्क मॉडल है जिसमें हर एक कंप्यूटर जो है क्लाइंट एंड सर्वर दोनों तरह से बिहेव करता है। देखो क्लाइंट क्या होता है, जो रिक्वेस्ट करता है किसी भी चीज की। क्लाइंट मैं हूं, अगर मैं व्हाट इज कंप्यूटर डालूं तो ये एज अ क्लाइंट वर्क कर रहा है मेरा डिवाइस, और जहां से रिजल्ट आएगा व्हाट इज कंप्यूटर से रिलेटेड जो भी वेबसाइट्स अवेलेबल होंगी वो खुल के आ जाएंगे, यानी कि वो सर्वर है जो मेरे क्वेश्चन का रिजल्ट प्रोवाइड कर रहा है। तो पीयर टू पीयर कम्युनिकेशन में होता है हर एक कंप्यूटर एक क्लाइंट की तरह भी वर्क करता है और एक सर्वर की तरह भी, यानी कि अगर ये मेरी एक कम्युनिकेशन पाथ है, इसमें 4 डिवाइस है, तो अगर ये क्वेश्चन भेजेगा तो ये एज अ सर्वर भी करेगा, लेकिन अगर ये क्वेश्चन भेज रहा है तो ये एज अ क्लाइंट और सर्वर दोनों ही बिहेव कर रहा है। हर एक डिवाइस जो है डायरेक्टली शेयर कर सकती है रिसोर्सेज एक दूसरे से विदाउट अ सेंट्रल सर्वर। कोई सेंट्रल सर्वर नहीं होता, यानी कि हर एक नोड इक्वल होती है, ये क्लाइंट एंड सर्वर दोनों तरह ही रिएक्ट कर रही होती है। लेकिन अगर बात की जाए क्लाइंट सर्वर मॉडल की, तो एक सेंट्रलाइज सर्वर होता है और ये सारे क्लाइंट होते हैं, ये क्वेश्चन पूछते हैं और ये आपको रिजल्ट देता है। इसमें कोई डेडिकेटेड सर्वर नहीं होता, लेकिन इसमें एक डेडिकेटेड सेंट्रल सर्वर होता है जो सारी क्लाइंट्स की क्वेश्चन का जवाब देता है। इसमें डेटा शेयरिंग डायरेक्टली हो जाती है पीयर्स के बीच में साइड। इसमें क्लाइंट जो है रिक्वेस्ट करता है डेटा का और सर्वर जो है रिजल्ट देता है, ठीक है। इसकी देखो ये चीज सेम है, यहाँ पे क्या है, कॉस्ट। ऑफ कोर्स लो कॉस्ट होता है क्योंकि इसमें कोई सर्वर की नीड ही नहीं होती, हर एक क्वेश्चन भेज सकता है, जवाब मांग सकता है। इसमें हाई कॉस्ट होती है क्योंकि सर्वर के हार्डवेयर की नीड होती है और एक मेंटेन भी करना होता है। स्केल करना इसे मुश्किल है क्योंकि ऑफ कोर्स अगर इसमें 4 लोग बनाए गए हैं तो ये 4 लोग क्लाइंट सर्वर दोनों बिहेव करेंगे और आप इसमें आसानी से अपडेशन नहीं कर सकते, लेकिन आप इजीली स्केल अप कर सकते हैं सर्वर को अपग्रेड करके। सपोज ही मेरे पास एक सर्वर था जो 5 लोगों को एक टाइम पे हैंडल कर पा रहा था, लेकिन अब मैं सर्वर की अगर कैपेसिटी इंक्रीज कर दूं तो वो उससे ज्यादा क्लाइंट्स को हैंडल कर पाएगा। ये लेस सिक्योर होता है, इसमें कोई सेंट्रल कंट्रोल नहीं होता, ये मोर सिक्योर होता है क्योंकि एक सर्वर जो होता है एक सेंट्रल पार्ट होता है जो डिसाइड करता है किसको कौन सा डेटा देना है या नहीं भेजना, ठीक है। स्पीड फास्ट होती है अगर स्मॉल नेटवर्क के कंटेक्स्ट में बात की जाए। अगर लार्ज स्केल सिस्टम बनाना है यानी कि 20 लोग 25 लोग या लाखों में लोग, तो ऑफकोर्स आप क्लाइंट सर्वर मॉडल का यूज करते हैं। इसका एग्जाम्पल है लैन के थ्रू फाइल शेयर करना या टॉरेंट।
ऑनलाइन बैंकिंग हो गई। देखो बैंकिंग पे एक टाइम पे ऐसा नहीं है कि अगर मैं बोल रही हूँ मुझे अपना बैलेंस चेक करना है, तो ऐसा हो सकता है कि 9:05 पे लाखों लोग यही काम कर रहे हों। या कोई वेबसाइट है, उस वेबसाइट पे अगर मैंने व्हाट इज कंप्यूटर डाला, लेट गेटवे क्लासेस एक वेबसाइट है, तो गेटवे क्लासेस पर बहुत लोग उस पर्टिकुलर मोमेंट पे यही क्वेश्चन पूछ सकते हैं। या ईमेल सर्विस, तो यहाँ पे हमें क्लाइंट सर्वर मॉडल की ही नीड होती है। ठीक है, अगला आता है आपका OSI मॉडल। देखो ये टॉपिक इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन आता है आपका लॉन्ग क्वेश्चन में। तो OSI क्या है? एक ओपन सिस्टम इंटरकनेक्शन मॉडल है। ये एक स्टैंडर्ड रेफरेंस मॉडल है जो किसके थ्रू डेवलप किया गया था? ISO के थ्रू, यानी कि इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर स्टैंडर्डाइजेशन। ये एक ऑर्गेनाइजेशन है, इसके थ्रू ये मॉडल डेवलप किया गया था। ये मॉडल क्या बताता है कि कैसे डेटा ट्रांसमिट होता है नेटवर्क में इन 7 लेयर। एक्चुअली जो डेटा आप ट्रांसफर कर रहे होते हो, नेटवर्क में जा रहा होता है, वो कैसे जा रहा होता है उसको इसने 7 लेयर में डिवाइड करके समझाया है। ये आपको मदद करता है समझने में, डिजाइन करने में, ट्रबल शूट करने में कंप्यूटर नेटवर्क को। कैसे? अगर आप डिवाइड कर दे कम्युनिकेशन टास्क को 7 लॉजिक लेयर, फिजिकल हार्डवेयर से यूजर एप्लीकेशन तक। फिजिकल हार्डवेयर है यानी कि वायर जिससे डेटा जा रहा है, और एप्लीकेशन जिससे आप इंटरेक्ट कर रहे हो। तो आपकी 7 लेयर है। सबसे ऊपर लेयर होती है एप्लीकेशन लेयर, फिर होती है प्रेजेंटेशन, सेशन, ट्रांसपोर्ट, नेटवर्क, डेटा लिंक लेयर, फिजिकल लेयर। तो जो आपकी एप्लीकेशन लेयर होती है, सबसे ऊपर लेयर होती है जिससे यूजर इंटरेक्ट कर रहा है। वेब ब्राउजर, या आप कोई क्रोम खोला है, या आपने कोई ईमेल की कुछ खोल रखा है, आपने फेसबुक खोल रखा, कुछ भी, ये एप्लीकेशन लेयर वो होती है जिससे यूजर डायरेक्टली इंटरेक्ट करता है। तो पहले हम एक एक लेयर को पढ़ते हैं और इसका ये शॉर्ट फॉर्म भी पढ़ेंगे। तो सबसे पहली होती है एप्लीकेशन। ये लेयर नंबर है, सीरियल नंबर नहीं है। ठीक है, सबसे ऊपर जिससे, अगर मैं यूजर के कंटेक्स्ट में बात करूं, मेरा फोन है, मैं फोन से कोई डेटा भेज रही हूँ, तो एप्लीकेशन लेयर सबसे ऊपर मैं देख सकती, मतलब मैं सबसे पहले एप्लीकेशन लेयर से इंटरेक्ट करती हूँ। ये क्लोजेस्ट होती है यूजर के, ये प्रोवाइड करती है यूजर को एक इंटरफेस ताकि वो एक्सेस कर सके नेटवर्क की सर्विसेज। अब सर्विसेज क्या हो सकते हैं? देखो वेब ब्राउजर हो सकता है, कोई ईमेल, आप कोई भी गूगल ड्राइव है, कुछ भी है, ये सर्विसेज है। ये सपोर्ट करती है एप्लीकेशंस को, जितने भी आप एप्लीकेशन, आपने कोई कैमरा है या कुछ भी एप्लीकेशन को यही सपोर्ट करती है। ये कुछ स्पेसिफिक ऑपरेशंस को भी परफॉर्म करने में मदद करती है। जैसे आप आसानी से फाइल ट्रांसफर करना चाहो, किसी को ईमेल भेजना चाहो, कुछ वेब एक्सेस करना चाहो। अब इसी के अंदर ना कुछ प्रोटोकॉल्स एंड टेक्नोलॉजीज यूज होती है इस एप्लीकेशन लेयर में। ये होती है HTTP, FTP, SMTP, DNS। देखो FTP है फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। फाइल को ट्रांसफर करने के लिए मैं यहाँ से कोई फाइल ट्रांसफर कर रही हूँ, मैं तो सिर्फ फेसबुक अपना व्हाट्सएप पे जा रही हूँ, एक फाइल को ट्रांसफर करने पर कैसे जा रहा है वो बताता है फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। SMTP सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, मेल को भेजने के लिए। HTTP ये होती है हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। ये कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल है जो नॉर्मली वेब ब्राउजर और सर्वर के थ्रू यूज किया जाता है, जिसके थ्रू डेटा सेंड या रिसीव होता है ओवर इंटरनेट। ऐसे ही DNS, ये डोमेन नेम सिस्टम है। ये नॉर्मली जैसे आप www.com डालते हैं, एक्चुअली कंप्यूटर तो ये समझता नहीं, तो उसको IP एड्रेस में कन्वर्ट करता है। मैंने यहाँ पे आपको इसका कुछ आइडिया दे दिया, लेकिन अभी आप ना नेम बस HTTP, FTP सिर्फ नेम याद कर लीजिए, क्योंकि ये टेक्नोलॉजी अभी आपको डिटेल में नहीं पढ़नी है। ठीक है, ऐसे ही देखो हमारी ये लेयर हो गई, यानी कि ये ह्यूमन कंप्यूटर इंटरेक्शन लेयर है, जिसमें एप्लीकेशंस जो है एक्सेस कर सकती हैं नेटवर्क की जितनी भी सर्विसेज है। अगली होती है प्रेजेंटेशन लेयर। ये इंश्योर करती है जो डेटा है वो रीडेबल फॉर्म में हो एप्लीकेशन लेयर के लिए। अब इसका मतलब क्या है? देखो कंप्यूटर, आप कुछ भी इंटरेक्ट कर रहे हो, कंप्यूटर से ही इंटरेक्ट कर रहे हो, अपने फोन से ही तो इंटरेक्ट कर रहे हो। आपको कोई 0101 कुछ समझ नहीं आएगा बाइनरी, आपको क्या समझ आएगा? इंग्लिश या हिंदी या आपकी नेटिव लैंग्वेज। तो प्रेजेंटेशन लेयर का काम यही होता है कि प्रेजेंट, जो एप्लीकेशन लेयर को चीजें प्रेजेंट हो वो उस फॉर्म में हो जो नॉर्मली ह्यूमन समझ सके। तो ये ट्रांसलेशन को हैंडल करती है। सिंटेक्स, कंप्यूटर ने 01 में डेटा दे रखा होता है, उस डेटा को उसमें कन्वर्ट कर देती है भाई, जिसमें आप समझ सकते हो। इवन ये इंक्रिप्शन डिस्क्रिप्शन भी परफॉर्म करते हैं। देखो इंक्रिप्शन एक प्रोसेस है जिसमें हम रीडेबल डेटा को अनरीडेबल फॉर्म में करते हैं, यानी कि इनक्रिप्टेड फॉर्म में करते हैं, साइफर टेक्स्ट में करते हैं, ताकि अनऑथराइज्ड एक्सेस रुक सके। कंप्रेस करना है डेटा को, स्मॉल, इसका जो स्टोरेज साइज है वो कंप्रेस करना है, जैसे फोल्डर बनाना। इसके लिए टेक्नोलॉजी यूज है JPG, MPG, SSL,
TLSL। ये टेक्नोलॉजी के नेम याद कर लीजिए। इसका एग्जांपल क्या है, डेटा को इंक्रिप्शन करना, कन्वर्ट करना डेटा के फॉर्मेट्स एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में। यही यहाँ लिख रखा है, ये इंश्योर करता है डेटा जो है यूजेबल फॉर्मेट में हो, और ये वहां भी यूज होती है जहां पे डेटा का इंक्रिप्शन की जरूरत पड़ती है। देखो ये जो मैं आपको बता रही हूँ, ये अगर आपको बिल्कुल क्वेश्चन नहीं याद हो या थोड़ा सा आपको लॉन्ग, देखो टेबल में मैंने कोशिश की है कंसाइज करने की, बट अगर आपको याद ना हो तो इस तरह से भी शॉर्ट में आप लिख सकते हैं। अगली लेयर होती है सेशन लेयर। देखो सेशन क्या करता है, नाम से पता चला है, एप्लीकेशन हमसे इंटरेक्ट करना, प्रेजेंट करना उस फॉर्म में जिसमें हम समझ सकें। सेशन लेयर यानी कि दो डिवाइसेस में कम्युनिकेशन स्टैब्लिश करना, मेंटेन करना और टर्मिनेट करना, इस सब का काम होता है सेशन लेयर का। ये मैनेज करती है डायलॉग कंट्रोल, यानी कि कौन ट्रांसमिट कर सकता है डेटा को और कब। जैसे कि ऑनलाइन मीटिंग हेल्ड होती है, कितनी देर चलेगी, यानी कि जैसे ही कनेक्शन बनता है ये सेशन लेयर करती है। कम्युनिकेशन हो रहा है, जैसे ही मैं रेड बटन दबाऊं कम्युनिकेशन क्लोज हो जाए। या आपका कॉल्स या लॉगिन सेशन लिखा था ना कि 5 मिनट के लिए आप ये वाला लॉगिन, जैसे AKTU का या आप किसी भी RPGV का या किसी भी आप और अपनी उसका अगर आप लॉगिन करते हैं तो आपका लिखा होता है ना कि आप 10 मिनट को इस वेबसाइट को खोल सकते हैं। या किसी भी यूनिवर्सिटी का जब अकाउंट बनता है तो आप थोड़ी देर के लिए खोल सकते हैं ना, तो वो चीज़ों का आपको इसी सेशन लेयर की मदद से हो सकता है। इसके लिए दो टेक्नोलॉजीज का यूज होता है। देखो ये टेक्नोलॉजीज मैं बता सकती हूँ यहाँ, जैसे मैंने यहाँ बताई, लेकिन इसकी अभी आपको जरूरत नहीं है, ठीक है। सेशन लेयर जो है मेंटेन करती है कनेक्शंस को, और ये रिस्पॉन्सिबल होती है पोर्ट्स और सेशंस को कंट्रोल करने में। अब देखो पोर्ट सिंपल सा क्या है, एक यूनिक आइडेंटिफायर है जो हर एक सर्विसेज को प्रोवाइड किया जाए। जैसे आपके कॉलेज में आपके नाम्स होते हैं, आपके रोल नंबर होते हैं, ऐसे ही हर एक सर्विस को आपको मेल करना है या कुछ प्रिंट कराना है, हर एक के लिए एक नाम दे दिया जाता है, उसी को हम पोर्ट बोलते हैं, ठीक है। अब अगला आता है ट्रांसपोर्ट लेयर। ये इंश्योर करती है कि जो डेटा हो कंप्लीटली ट्रांसमिट हो और रिलायबल हो, उसमें कोई चेंज ना है। ये स्प्लिट कर देती है डेटा को सेगमेंट्स में, छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड करती है। पोर्ट नंबर ऐड कर देती है, जैसे मैंने बताया एक न्यूमेरिकल आइडेंटिफायर है जो स्पेसिफाई करता है किसी भी पर्टिकुलर सर्विस को या आपके कोई भी डिवाइस को एक नेटवर्क में। ये एरर करेक्शन को भी हैंडल करती है, यानी कि कोई भी गलती ना हो डेटा ट्रांसफर होते वक्त, और ये फ्लो कंट्रोल की कैसे डेटा का फ्लो होना है। अब जैसे कि अब देखो दो तरह के, इसमें थोड़ा सा आइडिया देते हो, TCP एंड UDP। TCP की फुल फॉर्म है ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल, UDP की फुल फॉर्म है यूजर डेटाग्राम प्रोटोकॉल। अब देखो TCP को आप ऐसे नॉर्मल नॉन टेक्निकल टर्म में समझ लो, आपने फोन कॉल किया, पहले कनेक्शन होगा, दोनों साइड से कंफर्म होगा कि हाँ वी आर कनेक्टेड, तब आप बात करेंगे, यानी कि आप ये कंफर्मेट। जबकि UDP क्या एक तरह से समझ लो रेडियो ब्रॉडकास्ट है, उसने डेटा सेंड कर दिया, अब उसे कोई फर्क नहीं पड़ता डेटा वहां सेंड हो रहा है या नहीं। देखो अब जैसे है स्ट्रीमिंग वीडियो, कोई वीडियो स्ट्रीम हो रही है, डजंट मैटर कि कौन देख रहा है कौन नहीं, जबकि फाइल डाउनलोड में होता है आपको मैसेज आ जाता है ना कि आपकी फाइल डाउनलोड हो चुकी है। डाउनलोडिंग के लिए यहाँ पे एक एरो सा बना आ रहा होता है ऐसे करके, है ना, तो ये होती है ट्रांसपोर्ट लेयर। अब देखो यहीं पे शॉर्ट में लिखा हुआ है, ट्रांसमिट करती है डेटा को किसकी मदद से, ट्रांसमिशन प्रोटोकॉल। ये दो प्रोटोकॉल है। अगला लेयर आती है नेटवर्क लेयर। अब यानी कि हम कंप्यूटर के क्लोज जा रहे हैं, ये हम यूजर के क्लोज है, यहाँ यूजर बैठा है और ये कंप्यूटर है, ठीक है। तो अब नेटवर्क लेयर ये डिसाइड करती है कौन सा फिजिकल पाथ बेस्ट रहेगा डेटा को ट्रांसफर करने के लिए। ये लॉजिकल एड्रेस यानी कि IP एड्रेस को क्या करती है, ऐड करती है डेटा में, ठीक है। ऑफ कोर्स ये राउटिंग को मैनेज करती है। राउटिंग मतलब मेरे पास है समझ लो जाने के 4 रास्ते हैं, ऐसे ही डेटा के पास जाने के 4 रास्ते हैं, तो उसमें से कौन सा बेस्ट रहेगा। पैकेट फॉरवर्डिंग यानी कि डेटा को हम पैकेट्स में डिवाइड कर देते हैं इस लेयर में और उसमें आप भेजते हैं। इसके लिए ये टेक्नोलॉजी ICMP, IGMP और IP, ये कुछ टेक्नोलॉजीज यूज की जाती है। राउटर फॉरवर्ड द पैकेट बिटवीन द नेटवर्क। अब देखो मेरे पास ये नेटवर्क है, राउटर्स क्या होते हैं, एक तरह के डिवाइस ही होते हैं जो रूट करने में मदद करते हैं कि तुम्हें ये रास्ता कहाँ मिलेगा। जैसे अगर कोई पर्सन बैठा है जो बताएगा अच्छा ये रास्ता इधर जाता है, ये रास्ता ऐसे समझ लीजिए राउटर को, है ना।
आप देखो ये यहाँ पे क्या लिखे, नेटवर्क लेयर डिसाइड करती है कौन सा फिजिकल पाथ एक डेटा को लेने चाहिए सही से पहुंचने के लिए। अगला होता है डेटा लिंक लेयर, ये ट्रांसफर करती है। अब यहाँ पे आप डेटा को ना डेटा फ्रेम्स में डिवाइड कर देते हैं जो डायरेक्टली कनेक्ट होती है नोड से, यानी कि हम मैक एड्रेस ऐड करते हैं। मैक एड्रेस एक यूनिक आइडेंटिफायर होता है जो असाइन किया जाता है एक नेटवर्क डिवाइस को, यानी कि एक्चुअली में डेटा किस कंप्यूटर तक पहुंचना है, किस स्मार्टफोन तक पहुंचना है, ये बताती है ये लेयर। इसलिए ये क्या ऐड कर देती है, मैक एड्रेस कर देती है। और परफॉर्म करती है एरर डिटेक्शन, यानी कि करेक्ट नहीं करती है पर ये देखती है कि जो डेटा इस डिवाइस तक आया है क्या इसमें कोई गलती तो नहीं है, कुछ प्रॉब्लम तो नहीं है। इसके लिए ये ध्यान रखती है, करेक्ट नहीं करके देती, बस बता देती है। अब इसमें क्या यूज होती है, ईथरनेट, ठीक है, PPP, ARP, ठीक है, ये कुछ टेक्नोलॉजीज हैं जो यूज होती हैं इससे, जैसे कि नेटवर्क स्विचेस होते हैं, मैक एड्रेस फिल्टरिंग। सबसे लेयर लास्ट आती है फिजिकल लेयर। एक्चुअली में फिजिकल कनेक्शन होता है डिवाइस का, यानी कि एक डिवाइस दूसरी डिवाइस से कनेक्टेड है थ्रू वायर, वो वायर को ही हम फिजिकल लेयर कहते हैं। यानी कि डेटा जो है ट्रांसमिट हो रहा होता है 0 एंड 1 की फॉर्म में थ्रू किसी भी फिजिकल मीडियम, वो वायर हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, केबल हो सकती है, वाईफाई सिग्नल हो सकता है, स्विच हो सकता है, इलेक्ट्रिक पल्स हो सकता है। ये डिफाइन करती है क्या क्या कौन सा केबल यूज होगा, कनेक्टर्स क्या है, वोल्टेज लेवल क्या है, ट्रांसमिशन स्पीड क्या है। इसके लिए USB यूज होता है, ईथरनेट यूज होता है, केबल्स यूज होते हैं, हब्स यूज होते हैं। ये सब चीजें इसमें यूज की जाती हैं। यह डिफाइन करती है डेटा का फॉर्मेट एक नेटवर्क में, ये ट्रांसमिट करती है एक्चुअली में डेटा ऐसे ट्रांसफर हो रहा होता है। ऐसा समझ लीजिए ये कंप्यूटर है, ये कंप्यूटर है, इस कंप्यूटर की ये लेयर है, इस कंप्यूटर की ये लेयर है। फिजिकल लेयर एक्चुअली में वायर्स होती हैं, केबल्स होती है, USB पोर्ट होते हैं जिसमें डेटा ट्रांसफर होता है। तो ये आपका इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको आप करिएगा। अब क्या मेजर डिजाइन इशू होता है जब हम नेटवर्क लेयर को बना रहे होते हैं, तब क्या ध्यान रखना। देखो जो सर्विस प्रोवाइडेड टू ट्रांसपोर्ट लेयर, नेटवर्क लेयर ही डिसाइड करती है कि कौन सी सर्विस ऑफर की जाएगी। यानी कि आप जो है देखो यहाँ पे आप देखो ये जो होती है आपकी ट्रांसपोर्ट लेयर, यही ट्रांसफर करती है डेटा को। तो डेटा जो है ट्रांसफर कैसे होना है, कनेक्शन ओरिएंटेड या कनेक्शन लेस, यानी कि TCP प्रोटोकॉल का यूज करना है या UDP प्रोटोकॉल। अगला होता है राउटिंग, ये ही डिटरमाइन करती है कि जो डेटा पैकेट्स एक पास होने हैं सोर्स से डेस्टिनेशन तक, वो कौन से पाथ को फॉलो करेंगे, यानी कि शॉर्टेस्ट पाथ को, यानी कि सबसे अवेलेबल में सबसे छोटा पाथ है उसको, या फ्लडिंग यानी कि मल्टीपल जो डेटा जिस पाथ से जा रहा है उसको। अगला होता है पैकेट फॉरवर्डिंग, ये नॉर्मली इन्वॉल्व करता है डेटा का ट्रांसफर फ्रॉम वन पैकेट टू द नेक्स्ट नोड अलोंग द रूट चूजन बाय द राउटिंग एल्गोरिथम। अब किसी भी राउटिंग एल्गोरिथम वो एल्गोरिथम होती है जो रूट बताती है, तो वो भी नेटवर्क लेयर ही डिसाइड करती है। एड्रेसिंग, ये नेटवर्क लेयर ही असाइन करती है एक यूनिक एड्रेस या IP एड्रेस हर एक डिवाइस को एक नेटवर्क के अंदर, जो आइडेंटिफाई करती है सोर्स क्या है डेटा का और डेस्टिनेशन क्या है। अगला क्या है पैकेट सीक्वेंसिंग एंड डिसेबलिंग। अगर पैकेट एक बड़ा पैकेट, आपका जो डेटा होता है बहुत बड़ा होता है, इसे हम छोटे छोटे पैकेट्स में डिवाइड कर देते हैं, यानी कि फ्रेगमेंट कर देते हैं, तो नेटवर्क लेयर ही रिजेंबल करती है। सपोज इस डिवाइस ने यहाँ पे डेटा भेजा तो वो पैकेट्स की फॉर्म में आ रहा, पहला पैकेट, दूसरा पैकेट, तीसरा पैकेट, तो उस कंप्यूटर की जो नेटवर्क लेयर होती है वो ही रिजेंबल करती है उसे करेक्ट ऑर्डर में डेस्टिनेशन पे जब वो पहुंच जाती है दूसरे कंप्यूटर की। हर एक कंप्यूटर पे सारी लेयर है ना सातों, तो उस कंप्यूटर डेस्टिनेशन कंप्यूटर की जो नेटवर्क लेयर होती है वो ही फ्रेगमेंटेड डेटा को सही से फ्रेगमेंट करती है और क्या करती, फ्रेगमेंट यानी कंबाइन करती है और आप में पूरा डेटा पहुंचाती है। कभी आप कोई फाइल किसी के पास से आती है तो आपको कभी कोई फाइल ऐसी लगती है कि वो कटी हुई है, मतलब उसमें कुछ पेजेस गायब, नहीं, वो रिजेंबलेंस करने का काम सारा इसका होता है और सही तरह से हो इसका भी। एरर हैंडलिंग एंड डायग्नोस्टिक, ये डिटेक्ट करती है, नोटिफाई करती है पैकेट डिलीवरी इशू, यानी कि सपोज मैंने ना अपने डेटा को 6 पैकेट्स में डिवाइड करा और मैंने मेरी साइड वाले कंप्यूटर ने भेजना स्टार्ट किया, अगर सारे पैकेट्स नहीं आए हैं ये भी नेटवर्क लेयर ही बताती है डेस्टिनेशन की। अगर हो सकता है टाइम आउट हो गया है और डेटा नहीं आया है तो ये भी नेटवर्क लेयर ही बताती है। तो ये डिज़ाइन इशू होते हैं जब हम नेटवर्क लेयर को डिज़ाइन कर रहे होते हैं, मतलब बनाने वाले जो बनाते हैं, तो इन सब चीज़ों का ध्यान रख के नेटवर्क लेयर को डिज़ाइन करते हैं कि ये सारी चीज़ें फुलफिल हो जाए।
सो अब कुछ टॉपिक है। रिपीटर क्या होता है? देखो, रिपीटर नॉर्मली एम्पलीफाई और रीजनरेट करते हैं सिग्नल को एक नेटवर्क रेंज में। देखो, अगर मेरा एक सिग्नल जा रहा है तो यहाँ पे एक रिपीटर लगा होगा। क्यों? क्योंकि भाई जैसे जैसे मेरा सिग्नल दूर जाएगा वो डिस्टॉर्ट होने लगेगा, उसकी जो सिग्नल्स की ये जो चीजें हैं ये कम होने लगेंगी, तो उनको दोबारा से एम्पलीफाई करके रीजनरेट कर देता है। ये नॉर्मली ऑपरेट होता है फिजिकल लेयर पे OSI मॉडल। इसका फंक्शन यही है कि रीजनरेट करना। इसका यूज केस कह लो, ये लॉन्ग डिस्टेंस में यूज होता है जब डेटा को ट्रांसमिट करते हैं उस दौरान, ताकि सिग्नल्स का लॉस ना हो। इसकी लिमिटेशन क्या है? जस्ट ये रिपीट करता है जो भी ये रिसीव करता है और उसको एम्पलीफाई करके देता है, ये फिल्टर नहीं करता ट्रैफिक को। इसका एग्जांपल ले लेते हैं, यूज टू एक्सटेंड द रेंज ऑफ ईथरनेट, या फिर वाईफाई सिग्नल्स की अगर आपको रेंज इंक्रीज करनी है तो रिपीटर का यूज कर लेते हैं। जैसे अगर आपके बिल्डिंग में 4 फ्लोर है, रिपीटर सपोज 4th फ्लोर पे या 3rd फ्लोर पे लगा है, तो 1st फ्लोर पे तो सिग्नल नहीं आएंगे, पर उन्हें उसकी रेंज को इंक्रीज करने के लिए हम रिपीटर लगा देते हैं। अगला होता है ब्रिज। ब्रिज नॉर्मली दो सिमिलर लेंस को, जो है लेंस अपने लोकल एरिया, उनको कनेक्ट करता है। मेरे पास एक लाइन ये है, एक लाइन ये है, उसको क्या करता है? ये कनेक्ट करता है। और कई बार ऐसा भी होता है कि एक लाइन को मुझे अगर तोड़ना हो, मतलब मेरे पास लैन नेटवर्क है जिसमें 8 कंप्यूटर एडेड है और मुझे डिवाइड करना हो, वो भी आप ब्रिज की मदद से कर सकते हैं। ये नॉर्मली डेटा लिंक लेयर पे ऑपरेट होता है। देखो, इसका एग्जांपल, लार्ज नेटवर्क को स्मॉल और मैनेजेबल सेगमेंट्स में डिवाइड कर दे। देखो, मेरे पास एक नेटवर्क था जिस लैन की मदद से मेरा 8 कंप्यूटर एडेड थे, लेकिन मैं ब्रिज की मदद से 4 इधर और 4 इधर डिवाइड कर सकते हो। ये सिर्फ सिमिलर टाइप के नेटवर्क पे ही वर्क करता है, यानी कि ईथरनेट टू ईथरनेट ही कनेक्ट हो सकता है। ये नॉर्मली अर्ली टाइम पे यूज होता था ताकि आप ट्रैफिक को सेगमेंट कर सके 2 डिफरेंट डिपार्टमेंट, सपोज आपके HR डिपार्टमेंट, एक टेक्निकल डिपार्टमेंट है, उस टाइप। अगला होता है स्विच। देखो, स्विच का काम क्या है? मल्टीपल डिवाइसेस को कनेक्ट करना एक लैन के अंदर और फॉरवर्ड करना डेटा इंटेलिजेंसली। ऑफ कोर्स, जिसको अगर मेरे पास ये डिवाइस, ये एक मेरा स्विच है, इसके अंदर 8 डिवाइसेस कनेक्टेड हैं, तो सबको नहीं भेजेगा। अगर सपोज इसके पास डेटा आया है कि A वाले सिस्टम को भेजना है, तो A वाले सिस्टम पे ही डेटा जाता है। ये डेटा लिंक लेयर पे ऑपरेट होते हैं, बट कुछ एडवांस स्विचेस जो है नेटवर्क 3 लेयर पे भी, लेयर 3 पे भी यूज होती हैं। जैसे मॉडर्न अगर नेटवर्क की बात की जाए, उसमें यूज होता है ताकि कोलिजन को रिड्यूस कर सके। कोलिजन क्या है? एक टाइम पे मल्टीपल डेटा को सेंड करेंगे तो कोलिजन हो सकता है, rather than जिसको भेजना है डेटा उस तक ही चला जाए। ये एक्सपेंसिव होता है हब या ब्रिज के कंपैरिजन में, बट ये कनेक्ट नहीं कर सकता डिफरेंट टाइप के नेटवर्क्स को, यानी कि सेम तरह का नेटवर्क, सेम तरह के नेटवर्क से मतलब होता है सेम टेक्नोलॉजी या सेम प्रोटोकॉल का यूज करें। ये यूज होते हैं ऑफिसेज में, होम्स में, ताकि मल्टीपल कंप्यूटर या प्रिंटर को कनेक्ट करा जा सके। अगला आता है गेटवे। अभी तक हम बोल रहे थे कि सेम तरह के नेटवर्क जिनमें सेम प्रोटोकॉल या सब चीजें यूज हो रही हो, बट ऐसा नहीं है। अगर डिफरेंट प्रोटोकॉल्स के नेटवर्क हैं, उनको कनेक्ट करना है तो आप गेटवे का यूज करते हैं। ये सारी OSI लेयर पे ऑपरेट होता है। स्पेशली अगर देखा जाए तो लेयर 7 पे सबसे ज्यादा यूज होता है। अगर इसका यूज केस की बात की जाए तो यूज होता है कनेक्ट करने के लिए इंटरनल नेटवर्क टू द इंटरनेट और अदर डिसिमिलर नेटवर्क। ये कॉम्प्लेक्स होता है और थोड़ा सा कॉस्टली होता है। अगर इसके लिमिटेशन की बात की जाए, इसकी हायर प्रोसेसिंग ओवरहेड, इसका जो ओवरहेड होता है वो बहुत ज़्यादा कॉस्टली होता है। ठीक है, जो इसका एग्जाम्पल बात की जाए तो देखो, राउटर्स होते हैं जिनका प्रोटोकॉल ट्रांसलेशन कैपेबिलिटीज होती हैं, या डिवाइसेस होते हैं जो TCP/IP नेटवर्क से कनेक्ट होते हैं टू एन ATM नेटवर्क। ठीक है, तो यहाँ पे ये यूज होता है जिसमें डिफरेंट नेटवर्क्स यूज होता है। अब अगला देखते हैं हब। देखो, हब एक बेसिक नेटवर्किंग डिवाइस है जो मल्टीपल कंप्यूटर को कनेक्ट कर रहा होता है एक नेटवर्क के अंदर। लैन एक नेटवर्क ही तो है जिसमें आपके डिवाइसेस कनेक्ट होता है और अलाउ देम टू कम्युनिकेट। अभी कैसे वर्क करता है? देखो, ये डेटा को रिसीव करता है कंप्यूटर से, और एक नेटवर्क के अंदर जितने भी कंप्यूटर होते हैं सबको ही ये डेटा भेज देता है, रिगार्डलेस की डेस्टिनेशन क्या है, किसको भेजना है, ये ब्रॉडकास्ट कर देता है। ये फिजिकल लेयर पे वर्क करता है। अब देखो, इसके 2 तरह के होते हैं, एक्टिव हब
और पैसिव हब। ये डेटा को रिसीव करता है, उस सिग्नल्स को दोबारा से रीजनरेट करता है और फिर सेंड करता है जिस सबको। एक्टिव हब का मतलब यही है कि भाई जो सिग्नल रिसीव हुआ उसको दोबारा से एम्पलीफाई करके रीजनरेट करके फिर भेजता है। जबकि पैसिव हब क्या होता है, जैसे सिग्नल में जिस तरह से डेटा रिसीव हुआ उसको वैसे ही भेज दिया, सिंपली डिस्ट्रीब्यूट कर देता है सिग्नल्स को। इसके डिसएडवांटेज क्या है, देखो ये अननेसेसरी ट्रैफिक जो है जनरेट करता है, क्योंकि ब्रॉडकास्ट करता है, इंटेंडेड डेस्टिनेशन पे नहीं है, सबको सेंड करता है। उसकी वजह से ऑफकोर्स जिसको जरूरत भी नहीं है उस डेटा की उस तक भी ये डेटा पहुंचता है। अब अगला आता है मॉडम। इसका होता है मॉड्यूलर डीमॉड्यूलर। देखो मॉडम क्या है, एक डिवाइस है जो नॉर्मली डिजिटल सिग्नल्स को कंप्यूटर के एनालॉग सिग्नल में कन्वर्ट करता है फॉर ट्रांसमिशन ओवर टेलीफोन लाइंस एंड वाइस वर्सा। उल्टा भी हो सकता है, टेलीफोन से अगर कंप्यूटर तक पहुंचाना है। अब इसके दो काम होते हैं, एक तो मॉड्यूलेशन और डीमॉड्यूलेशन। मॉड्यूलेशन का मतलब है डिजिटल सिग्नल को एनालॉग में कन्वर्ट करना, डीमॉड्यूलेशन का काम है एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्ट करना। अब इसका यूज क्या है, ये नॉर्मली यूज होता है कनेक्ट करने के लिए इंटरनेट को ओवर फोन लाइंस या ब्रॉडबैंड्स में, ठीक है, डीएसएल या केबल्स में। अब इसकी लोकेशन क्या होती है, अगर एक नेटवर्क के अंदर बात की जाए, ये आपके कंप्यूटर या राउटर और इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर के बीच में रखा होता है ताकि ये कन्वर्जन को आसानी से कर सके, ठीक है। अब रिपीटर्स क्या होते हैं, देखो ये टॉपिक इंपॉर्टेंट है, रिपीटर कई बार आता है, ठीक है। तो रिपीटर क्या है, ये एक डिवाइस है जो एम्पलीफाई करता है या रीजनरेट करता है सिग्नल को टू एक्सटेंड द रेंज ऑफ नेटवर्क। यानी कि सपोज मेरे पास ये है, अगर ये एक रिपीटर होगा तो ये सिग्नल्स को क्या कर देगा, इनहेंस कर देगा, इंक्रीज कर देगा, ताकि मेरा जो सिग्नल है वो जो है लॉन्ग डिस्टेंस को पार कर सके। ये यूज होता है जब सिग्नल जो है वीक हो जाते हैं या डिस्टॉर्ट हो जाते हैं, क्योंकि लॉन्ग ट्रांसमिशन करना होता है उस दौरान। ये नॉर्मली वर्क होता है फिजिकल लेयर पे, ये यूज किया जाता है। ये कॉमनली यूज होता है या तो ईथरनेट नेटवर्क्स में, है ना। ईथरनेट क्या है, एक तरह की वायर टेक्नोलॉजी है जो आपको फास्ट और स्टेबल इंटरनेट कनेक्शन प्रोवाइड करती है, या वाईफाई वायरलेस नेटवर्क यानी कि वाईफाई रेंज को एक्सटेंड करने के लिए, ठीक है। देखो ये चीज मैंने आपको यहाँ पे भी पढ़ाई थी, एक से ये रहा, देखो रिपीटर यहाँ भी लिखा था और ये भी मैंने आपको करा दिया। अगला होता है एनआईसी, ठीक है। अब एनआईसी क्या है, नेटवर्क इंटरफेस कार्ड होता है, इसकी ये फुल फॉर्म है। ये एक हार्डवेयर कंपोनेंट है जो अलाउ करता है कंप्यूटर या डिवाइस को कि वो कनेक्ट टू अ नेटवर्क, ठीक है, ताकि वो आसानी से नेटवर्क से कनेक्ट हो जाए, ठीक है। इसका काम ये होता है। अब इसके फंक्शन क्या है, देखो पहला होता है नेटवर्क कनेक्शन, ये प्रोवाइड करता है फिजिकल या वायरलेस कनेक्शन टू अ नेटवर्क, इसी की मदद से आसानी से हो सकता है। दूसरा होता है डेटा ट्रांसमिशन एंड रिसेप्शन, ये सेंड और रिसीव करता है डेटा पैकेट्स को बिटवीन कंप्यूटर्स या नेटवर्क है। दूसरा होता है मैक एड्रेस असाइनमेंट, हर एक एनआईसी का खुद का एक यूनिक मैक एड्रेस होता है ना। एक मैक एड्रेस क्या होता है, नॉर्मली एक यूनिक आइडेंटिफायर होता है जो हर एक नेटवर्क के अंदर जितनी भी डिवाइस है उसे प्रोवाइड किया जाता है ताकि आप आइडेंटिफाई कर सकें आसानी से उस डिवाइस को उस नेटवर्क में। अगला डेटा फ्रेमिंग में, यही होता है जो कन्वर्ट करता है डेटा को फ्रेम्स में, यानी कि डेटा लिंक लेयर में फ्रेम्स में डिवाइड करते हैं। कौन करता है, एनआईसी करता है, ताकि ट्रांसमिशन हो सके और अनपैक करा जा सके इनकमिंग फ्रेम्स को। जो भी ऊपर वाली लेयर से, डेटा लिंक से लेयर जो ऊपर होती है, जो फ्रेम्स आ रहे हैं उन्हें तोड़ के ये क्या करता है, आपको कन्वर्ट कर देता है डेटा को फ्रेम्स में, या अगर कोई इनकमिंग फ्रेम्स आ रहे हैं उनको ही ये अनपैक करता है। अगला आता है एरर डिटेक्शन। ऑफ कोर्स ये डिटेक्ट करता है जो भी बेसिक ट्रांसमिशन एरर्स होती है। अब जैसे कोई डेटा ट्रांसमिट हुआ और दूसरी तरफ गया, तो जब डेटा दूसरी तरफ गया तो उस टाइम पे जो डेटा है वो सही आया है या नहीं, इस चीज को डिटेक्ट करने का काम दो लोगों का होता है। तो होता है चेकसम का और एक होता है सीआरसी, साइक्लिक रिडंडेंट चेक। ये दो टेक्नोलॉजी हैं जो यूज की जाती है। अगला होता है ई कॉमर्स। देखो ई कॉमर्स नॉर्मली क्या है, इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स, यानी कि ये रेफर करता है कि आप ऑनलाइन ओवर इंटरनेट, ऐसे मान लो, बाय और सेल कर सकते हैं गुड्स एंड सर्विसेज को। कितनी तरह के ई कॉमर्स होते हैं, होता है B2B, यानी कि बिजनेस टू बिजनेस। इसका एग्जांपल है अलीबाबा। देखो अलीबाबा में क्या होता है, जो मैन्युफैक्चरर होते हैं, सप्लायर होते हैं, वो सेल करते हैं अपने प्रोडक्ट को इन बल्क दूसरे बिजनेसेस को, ताकि वो उसे खरीद सकें।
ठीक है। अगला होता है B2C, बिजनेस टू कंज्यूमर, यानी कि अमेजोन और फ्लिपकार्ट, ये इन पे लोग अपना जो भी चीज़ें वो डालते हैं उनको हम खरीदते हैं, जैसे कि आपकी टी शर्ट्स हो गई या कोई प्रोडक्ट्स हो गए, इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट्स हो गए ना, हम खरीदते हैं, यानी कि बिजनेस टू कंज्यूमर। C2C, कंज्यूमर टू कंज्यूमर, जैसे OLX हो गया, eBay हो गया, आप कोई सेकेंड हैंड कार खरीदना चाहते हैं, कोई सेकेंड हैंड सोफा, आप इस पे डाल सकते हैं और कोई आपका ले सकता है कंज्यूमर, है ना, उस सोफे को या किसी भी चीज को जो भी आपने OLX और eBay पे डाली है। एक C2B, कंज्यूमर टू बिजनेस, जैसे कुछ फ्रीलांसर्स होते हैं जो ऑफर करते हैं सर्विस, जैसे बहुत बड़ी कंपनी है और कोई फ्रीलांसर है जो एक तरह का कंज्यूमर है, लेकिन वो क्या कर रहा है, वो बोल रहा है कि मैं आपका प्रोजेक्ट करके दे दूंगा इस पार्ट को और आप मुझे इतने पैसे दे देना। तो एक्चुअली तो वो बिजनेस है ना, कोई ऑर्गेनाइजेशन, पर वो काम करा रही है किसी और से, ठीक है। अब इसके एडवांटेज क्या है? ऑफ कोर्स 24/7 अवेलेबिलिटी रहती है, आप कभी भी जब चाहें शॉप कर सकते हैं, सेल कर सकते हैं। कन्वीनियंस, आपको ट्रैवल करने की जरूरत नहीं है, आप घर बैठे ही शॉप कर सकते हैं। वाइडर रीच होती है, ऑफ कोर्स ग्लोबल मार्केट होता है बिजनेस के लिए। लो ऑपरेशन कॉस्ट होती है, आपको फिजिकली किसी कहीं पे भी डेटा को स्टोर करने की कोई नीड नहीं है। अब इसका डिसएडवांटेज क्या होता है? देखो, पर्सनल टच नहीं रहता, आप फिजिकली जाके प्रोडक्ट को इंस्पेक्ट नहीं कर सकते, जैसे फोटो दिख रही है आपको विश्वास करना होगा, और आप नॉर्मली हो भी सकता है वो कई बार 90% तो सही आता है, बट कई बार गड़बड़ भी आ जाता है आपका प्रोडक्ट। इंटरनेट डिपेंडेंस, ऑफ कोर्स आपका इंटरनेट कनेक्शन काफ़ी स्टेबल होना चाहिए, तभी आप प्रोडक्ट को सेल भी कर पाएंगे, न्यू प्रोडक्ट डाल पाएंगे अपनी वेबसाइट पे या कहीं पे भी फ्लिपकार्ट पे, और लोग, आप अगर कंज्यूमर हैं तो आप खरीद तभी पाएंगे जब आपका स्टेबल रहेगा। सिक्योरिटी कंसर्न, ऑफ कोर्स कई बार रिस्क रहता है डेटा थेफ्ट का, फिशिंग का या फ्रॉड का। कई बार लोग जो है नकली वेबसाइट बना लेते हैं और आप उस पर जाते हैं, कोई भी परचेज करते हैं प्रोडक्ट, और आप कोई भी सपोज क्रेडिट कार्ड या अपने डेबिट कार्ड किसी से भी अगर आप ट्रांसफर कर रहे होते हैं मनी को, तो आपकी पर्सनल इंफॉर्मेशन को भी फैच कर लेते हैं। अगला होता है डिले डिलीवरी, कई बार जो है टाइम पे शिपिंग नहीं होती, टाइम लग जाता है। रिटर्न एंड रिफंड में बहुत सारी वेबसाइट्स का, साइट का कॉम्प्लेक्स एंड अनफेयर रिटर्न पॉलिसी होती है, तो ये भी एक डिसएडवांटेज है। अगला होता है वर्ल्ड वाइड वेब। देखो, वर्ल्ड वाइड वेब क्या है? कलेक्शन है वेब पेजेस का एंड वेबसाइट्स का। देखो, एक व्हाट इज कंप्यूटर डाला, बहुत सारी वेबसाइट्स खुल के आई, उस वेबसाइट पे जो आप क्लिक करते हैं उस वेबसाइट का वो एक पेज होता है, उसी को हम वेब पेज कहते हैं। जो नॉर्मली लिंक रहते हैं हाइपर लिंक से। अब देखो, हाइपर लिंक क्या होता है? कोई भी वेब पेज पे क्लिकेबल होते हैं, ऐसे जिन पे आप क्लिक करके किसी और डॉक्यूमेंट पे या किसी और वेब पेज पे पहुंच जाते हैं उस वेबसाइट पे, ठीक है, जिसको आप एक्सेस कर सकते हैं इंटरनेट का यूज करके, है ना। अब इसके की कंपोनेंट क्या होता है? ऑफ कोर्स वेब ब्राउजर, आपको एक सॉफ्टवेयर चाहिए होता है ताकि आप वेबसाइट को एक्सेस कर सके, जैसे क्रोम या फायरफॉक्स। वेब सर्वर चाहिए होता है जिसमें वेब पेजेस स्टोर होते हैं या सर्व होते हैं, जैसे अपाचे एंड निगिंस। HTTP या HTTPS ये प्रोटोकॉल होता है जिसकी मदद से वेब कंटेंट रिक्वेस्ट या डिलीवर किया जाता है। जब मैं रिक्वेस्ट करती हूँ व्हाट इज कंप्यूटर, तो यही प्रोटोकॉल होता है जिसकी मदद से मेरी जो रिक्वेस्ट है सर्वर तक जाती है और इसी की वजह से मुझे वो आंसर मिल पाता है। URL क्या होता है? यूनिफॉर्म रिसोर्स एलोकेटर, यानी कि एड्रेस वेब पेज का www.gatewayclasses.com, ठीक है। अब अगला आपका आता है वायरस। वायरस क्या होता है? ठीक है, ये भी आपका इंपॉर्टेंट है। वायरस क्या है? देखो, ये एक तरह का मैलिशियस सॉफ्टवेयर है जो अटैच होता है किसी भी लेजिटिमेट प्रोग्राम या फाइल से। लेजिटिमेट मतलब होता है रियल ऑथेंटिकेट फाइल से, और स्प्रेड हो जाता है एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम में। इवन ये डैमेज भी कर देता है डेटा को, करप्ट भी कर देता है फाइल को, और पूरे सिस्टम के ऑपरेशन को खराब भी कर देता है। जब भी आप वो फाइल ओपन करेंगे यानी कि वो एग्जीक्यूट होगी और आपका सिस्टम खराब हो जाएगा। अब कितनी तरह के वायरस होते हैं? पहला होता है फाइल इन्फेक्टर वायरस, है ना। ये नॉर्मली क्या होते हैं? आपकी exe या .com फाइल के साथ अटैच होते हैं। अब exe क्या है? इसका मतलब है एग्जीक्यूटेबल फाइल। ये एक प्रोग्राम है जो नॉर्मली विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम यूज करता है एप्लीकेशन को रन करने के लिए। .com ये भी एग्जीक्यूटेबल फाइल है जो अर्ली विंडो सिस्टम्स में यूज होती थी। तो जब भी इन्फेक्टेड फाइल जो है ये एग्जीक्यूट होती है तो वायरस एक्टिवेट हो जाता है और इन्फेक्ट कर देता है दूसरी फाइल्स को। अगला होता है मैक्रो वायरस, यानी कि मैक्रो लैंग्वेज में लिखा होता है। देखो, मैक्रो लैंग्वेज नॉर्मली आपको मदद करती
है रिकॉर्ड और रन करने में कुछ स्टेप्स को ऑटोमेटिकली जो रिपीटेडली यूज हो रहे हैं उनको आप स्टोर कर देते हैं और वो अपने आप ऑटोमेटिकली चल जाते हैं। तो ये मैक्रो लैंग्वेज में लिखे होते हैं और ये स्प्रेड नॉर्मली वर्ड या एक्सेल डॉक्यूमेंट के थ्रू ही होते हैं जो आपने ईमेल अटैचमेंट में ऐड की होती है। बूट सेक्टर वायरस, देखो ये इन्फेक्ट करता है मास्टर बूट रिकॉर्ड को हार्ड ड्राइव की। हार्ड ड्राइव में बहुत सारे सेक्टर्स होते हैं, है ना, तो इसमें एक सेक्टर होता है मास्टर बूट रिकॉर्ड। ये फर्स्ट सेक्टर होता है कंप्यूटर के हार्ड डिस्क का, जिसके अंदर जो इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन होती है ऑपरेटिंग सिस्टम को बूट करने की वो लिखी होती है। अगर वो ही करप्ट हो जाएगा तो आपका सिस्टम कभी चलेगा ही नहीं। ये लोड होता है जब सिस्टम स्टार्ट होने वाला होता है ओएस से पहले। ओएस क्या, विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम, लिनक्स या कोई भी, उससे पहले लोड हो जाता है और ये बहुत ज़्यादा डेंजरस होता है, उसको रिमूव कर पाना बहुत मुश्किल होता है। अगला होता है पॉलीमॉर्फिक वायरस, यानी कि ये चेंज करता रहता है अपना कोड हर टाइम पे और ये बहुत जल्दी स्प्रेड होता है और एंटीवायरस के लिए इसे डिटेक्ट कर पाना मुश्किल होता है क्योंकि अपना फॉर्म चेंज करता रहता है। अगला होता है रेजिडेंट वायरस। रेजिडेंट वायरस क्या होता है, जो रैम के अंदर प्रेजेंट होता है। इवन आपने जिस फाइल से ये डेटा, ओरिजिनल फाइल जिससे डेटा रैम में आया था उसे आप डिलीट भी कर देते हैं, रिमूव भी करते हैं, तब भी ये रैम के अंदर रहता है और जो फाइल्स होती हैं उनको इन्फेक्ट करता रहता है। अगला होता है डायरेक्ट एक्शन वायरस। ये मेमोरी में तो नहीं रहता बट ये तब एक्टिवेट होता है जब आप इन्फेक्टेड फाइल को रन करते हैं, यानी कि टारगेट स्पेसिफिक फाइल होती हैं उनको आप रन करा है तो ही होगा, नहीं तो नहीं। मल्टी पैरेटाइट वायरस, यानी कि हाइब्रिड वायरस होता है। ये दोनों फाइल या बूट सेक्टर दोनों को इन्फेक्ट कर सकता है, बहुत तरीके से स्प्रेड हो सकता है और उसको क्लीन करना आपके सिस्टम से बहुत ज्यादा हार्ड हो जाता है। अगला होता है वेब स्क्रिप्टिंग वायरस, यानी कि स्प्रेड होता है किसी भी वेब पेज से। कई बार आप कोई इन्फेक्टेड वेबसाइट पे चले जाते हैं और वहां पे आप कुछ क्लिक कर देते हैं तो वहां से आपके कंप्यूटर में या सिस्टम में वो वायरस आ जाता है। अगला होता है डीएनएस, डोमेन नेम सिस्टम। ठीक है, ये एक तरह की, आप ऐसे समझो, मैंने डाला www.google.com, एक्चुअली में मैंने तो ये डाला पर कंप्यूटर समझ नहीं सकता। एक तरह की फोन बुक होती है जो मदद करती है ये जो ह्यूमन रीडेबल डोमेन है उसे आईपी एड्रेस में कन्वर्ट करना। ये वेबसाइट का एक्चुअली में आईपी एड्रेस है। अब इसको कन्वर्ट करके कौन देता है, डीएनएस। ठीक है, ताकि कंप्यूटर जो है आइडेंटिफाई कर सके जो उसे यूज करना, दैट कंप्यूटर यूज टू आइडेंटिफाई ईच अदर ऑन अ नेटवर्क। ठीक है, एक्चुअली में तो आप डालते हो www.gatewayclasses.com बट एक्चुअली में कंप्यूटर को नहीं पता, उसको कन्वर्ट करके इस आईपी एड्रेस में कौन देता है, डोमेन नेम सिस्टम। देखो जो ह्यूमन जो है रिमेंबर कर सकते हैं इस तरह के, बट कंप्यूटर जो है आईपी एड्रेस का यूज करता है, ऐसे होता है आईपी एड्रेस। ठीक है, ये एक तरह का यूनिक आइडेंटिफायर होता है जिससे आप डिवाइसेस को, किसी सर्विसेज को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। तो डीएनएस जो है ऑटोमेटिकली ट्रांसलेट कर देता है इस नाम को नंबर में और अलाउ करता है यूजर और वेबसाइट एक दूसरे से कम्युनिकेट कर सके। हम डाला व्हाट इज कंप्यूटर बाय गेटवे क्लासेस, तो अब वो ऑटोमेटिकली डीएनएस क्या करेगा, जो आपने डाला है, जो भी वेबसाइट का नाम डाला है उसे कन्वर्ट कर देगा। ठीक है, अभी कैसे वर्क करता है, जब भी आपने सपोज ये वेबसाइट का नाम डाला तो सबसे पहले ब्राउजर जो है चेक करता है कैश को। हो सकता है ये ऑलरेडी प्रेजेंट हो, ऑलरेडी नोन हो, आपने पहले भी सर्च किया, अगर ये मिल जाता है तो वो वहीं से कन्वर्ट कर देता है। लेकिन अगर ऐसा नहीं होता, यानी कि कैश में अवेलेबल नहीं होता, तो रिक्वेस्ट की जाती है डीएनएस रिजॉल्वर से कि मेरा ये काम करके दीजिए। मुझे जो भी मैंने वेबसाइट, मतलब बैकएंड पे कंप्यूटर करवाता है कि भाई जो ये www.example.com ये जो डोमेन नेम है इसे आईपी एड्रेस में कन्वर्ट कीजिए। तो क्या होता है, जो रिजॉल्वर है वो सबसे पहले रूट सर्वर से पूछता है कि कहाँ से मुझे ये वाला जो है .com वाले का आईपी एड्रेस मिलेगा। ऐसा नहीं है कि यही एक डोमेन नेम है, हो सकता है .com हो, .in हो, .edu, .gov हो, बहुत सारे डोमेन नेम हो सकते हैं। तो सबसे पहले आप रिजॉल्वर जो है रूट सर्वर से पूछता है कि भाई देखो ये रूट सर्वर है, इसके अलग अलग डोमेन है, एक है .com, एक है अलग, एक है .gov, गवर्नमेंट के लिए GOV। तो अब ये बताता है कि तुम इधर वाले पाथ पे जाओ, तुम्हें .com डोमेन की सारी चीजें मिल जाएगी। देन उसके बाद रिजॉल्वर पूछता है, यानी कि फिर इसके बाद किसके पास जाता है, TLD, यानी कि रूट डोमेन, आपका जो रूट DNS सर्वर होता है वो
जो भी रिक्वायर्ड TLD DNS सर्वर होता है यानी कि टॉप लेवल डोमेन होता है उसके पास भेज देता है। फिर रिजॉल्वर पूछता है कि .com सर्वर से वेयर टू फाइंड example.com, यानी कि अब मुझे ये तो मिल गया .com, अब .com के अंदर मल्टीपल साइट्स होंगी ना, तो मुझे example.com का कहाँ से IP एड्रेस मिलेगा। तो जो TLD सर्वर होता है, जो भी ऑथोरेटिव DNS सर्वर है उसके पास भेज देता है कि जाओ इसके पास जाओ, इसके पास जाके तुम्हें example.com का IP एड्रेस मिल जाएगा। देन TLD सर्वर गिव द एड्रेस ऑफ द ऑथोरेटिव सर्वर फॉर example.com which return the final IP, यानी कि ये रिटर्न करके दे। आप ऐसे समझो रूट DNS जो है सबसे पहले पूछता है कि भाई रूट DNS बताता है रिजॉल्वर को कि भैया इस वाले TLD के पास जाओ तुम्हें .com की जितनी भी साइट्स है वो मिल जाएगी। फिर TLD बताता है कि इस वाले ऑथोरेटिव DNS के पास जो है एग्जाम्पल का IP एड्रेस होगा और ऑथोरेटिव उसका IP एड्रेस आपको प्रोवाइड कर देता है और आप जो भी रिक्वेस्ट करते हैं वो आपको वेब पेज मिल जाता है वेब सर्वर से। ठीक है, अब अगला आता है वॉर्म। वॉर्म्स क्या होते हैं? आपका नेक्स्ट टॉपिक है वॉर्म। वॉर्म क्या होता है? एक सेल्फ रेप्लिकेटिंग मलिशियस प्रोग्राम है। मलिशियस का मतलब हार्मफुल प्रोग्राम है जो स्प्रेड होता है कंप्यूटर्स में बिना किसी फाइल या किसी भी रिक्वायरिंग एक्शन के। ऐसा होता है कि वायरस क्या होता है, उन्हें किसी फाइल या किसी मीडियम की जरूरत है स्प्रेड होने के लिए, इनको किसी चीज की जरूरत नहीं है, किसी फाइल में किसी एक्शन की। वॉर्म्स जो है उन्हें किसी भी होस्ट की नीड नहीं होती है, ये नेटवर्क के थ्रू ही स्प्रेड हो जाते हैं, ऑफन स्प्रेड बाय नेटवर्क। ठीक है, जैसे कि ईमेल, फाइल शेयरिंग है, इसकी कोई जरूरत नहीं होती। ठीक है, देखो वॉर्म डू नॉट नीड अ होस्ट प्रोग्राम, ऑफन स्प्रेड बाय वायरलेस नेटवर्क। ठीक है, अब देखो कितनी तरह के वॉर्म्स होते हैं। ईमेल वॉर्म होता है, देखो स्प्रेड होता है ईमेल अटैचमेंट या लिंक के थ्रू। ठीक है, ऐसा नहीं है कि इन्हें जैसे किसी फाइल की जरूरत है या आप कोई फाइल क्लिक करोगे या कुछ एक्शन परफॉर्म करोगे, आपने नॉर्मली आपने जैसे ही आपने ईमेल अटैचमेंट या लिंक भेजा आप ऑटोमेटिकली एक्टिवेट करा देते हो इसको। इसका वो है माई डूम, ये एक तरह का वॉर्म का नाम है। अगला होता है इंटरनेट वॉर्म। ये जो है सिक्योरिटी फ्लॉज को जो भी होते हैं उन्हें एक्सप्लॉइट करता है और ऑटोमेटिकली स्प्रेड हो जाता है। इसके लिए एग्जाम्पल है कोड रेड और ब्लास्टर। अगला होता है फाइल शेयरिंग वॉर्म। ये खुद को छुपा लेता है एज अ डिस्गाइज इटसेल्फ अ शेयर्ड फाइल इन अ पीयर टू पीयर नेटवर्क, यानी कि ये ऐसे प्रिटेंड अपने आप को छुपाता है कि ये एक फाइल है, ये खुद एक फाइल है और वो शेयर होनी है। ठीक है, अगला होता है IM यानी कि इंस्टेंट मैसेजिंग वॉर्म। ये स्प्रेड होता है मैसेजिंग एप्स के थ्रू, जैसे कि व्हाट्सएप हो गया, स्काइप हो गया। कैसे? इन्फेक्टेड लिंक को भेज के, जैसे ही आप लिंक पे क्लिक करेंगे वॉर्म फैल जाएगा। अगला होता है बूट वॉर्म। ये टर्न हो जाता है इन्फेक्टेड मशीन में इनटू अ बूट। बूट्स क्या होते हैं? ये इन्फेक्टेड मशीन्स होती हैं जो क्या करते हैं, अननेसेसरी स्पैम मैसेजेस भेज देंगे या कुछ भी ऐसा काम करेंगे जिससे सिस्टम शट डाउन हो जाए। अगला होता है मोबाइल वॉर्म। ये टारगेट करते हैं मोबाइल डिवाइसेस को ब्लूटूथ या मलिशियस ऐप की मदद से। इसका एग्जाम्पल पे कैबिल फर्स्ट मोबाइल वॉर्म। देखो वॉर्म एक तरह से खुद में ही रेप्लिकेट होने वाला एक प्रोग्राम है जो बिना किसी फाइल के, किसी रिक्वेस्ट के आगे बढ़ता जाता है और डिवाइसेस को खराब कर देता है। ठीक है, अब ऐसे ही मालवेयर क्या होता है? देखो ये कोई भी सॉफ्टवेयर हो सकता है जिसे स्पेशली बनाया गया है ताकि कंप्यूटर सिस्टम को हार्म करा जा सके, एक्सप्लॉइट करा जा सके या इलीगली एक्सेस पाई जा सके। किसी भी नेटवर्क की स्पेसिफिक कोई डेटा पिक करना है, कुछ भी। ठीक है, अगर आप कंप्यूटर सिस्टम की बात कर रहे हैं तो आपको ये भी लिखने की जरूरत नहीं, क्योंकि ऑफ कोर्स डेटा भी कंप्यूटर के अंदर ही होगा और नेटवर्क कह रहे हैं तो कंप्यूटर सिस्टम्स लिख दीजिए। ठीक, अब देखो कितनी तरह के होता है। वायरस होता है, ये खुद को अटैच कर लेता है फाइल या प्रोग्राम में, जब उस फाइल को आप रन करते हैं ये स्प्रेड हो जाता है। ये करप्ट कर सकता है फाइल को या डिलीट कर सकता है। ये एक एग्जाम्पल है सैलिटी और ये एक एग्जाम्पल है वायरस का। वॉर्म के एग्जाम्पल ये दोनों हैं, ब्लास्टर, कॉन्गपिकर।
ठीक है, ये सेल्फ रेप्लिकेटिंग है, ये स्प्रेड हो जाते हैं नेटवर्क में बिना किसी यूजर एक्शन के, कि यूजर को फाइल ओपन करनी पड़ेगी, कोई क्लिक करना पड़ेगा, ऐसा कुछ नहीं है। ये सिस्टम को स्लो डाउन कर देता है, इवन सिस्टम को क्रैश भी कर देता है। अगला होता है ट्रोजन हॉर्स। ये खुद को बताता है या छुपाता है कि ये एक लेजिटिमेट प्रोग्राम है, ये ऑथराइज प्रोग्राम है, और ये जो है ऐसा दिखाता है कि कुछ हार्म नहीं करेगा, और ये सिस्टम में पड़ा रहता है और हैकर को एक्सेस दे देता है उस सिस्टम को, और हैकर बिना उन किसी सिस्टम की मर्जी के, यानी कि जिसका वो सिस्टम उसके बिना मर्जी के उसके सिस्टम में आ जा सकते हैं, उसमें इंफॉर्मेशन को चेक कर सकते हैं। ये नॉर्मली डेटा को स्टील करने के लिए यूज होता है। ये इसके एग्जाम्पल है एमोटेट और जेस। ठीक है, रैंसमवेयर ये नॉर्मली एक तरह का सॉफ्टवेयर ही है जो स्पेसिफिकली डिजाइन किया जाता है कि जैसे ही रैंसमवेयर आपके सिस्टम में जाएगा, ये फाइल्स को आपके इनक्रिप्ट कर देगा या लॉक कर देगा, और जो भी हैकर होता है वो डिमांड करता है कि आप मुझे रैंसम बोलता है या डिमांड करता है मनी का कि मुझे आप पैसा दीजिए तो ही मैं अनलॉक करूंगा। इसका एग्जाम्पल है लॉकी और वेनक्राई। स्पाईवेयर ये सीक्रेटली किसी भी यूजर की एक्टिविटी को मॉनिटर करता है बिना उसके पता चले, और जो भी वो इंफॉर्मेशन कुछ टाइप करता है या कुछ भी ब्राउज करता है वो सारी हैकर तक पहुंचती रहती है, यानी कि नॉर्मल स्पाई करने में मदद करता है ये, या डेटा को चुराने में। इसका एग्जांपल है कूल वेब सर्च या फिन स्पाई। ठीक है, अब अगला है एडवेयर। ये नॉर्मली कई बार क्या होता है, अगर आपके सिस्टम में ये एडवेयर चला गया, अनवांटेड एड्स या पॉपअप देता रहता है, ये कई बार नॉर्मली स्लो डाउन करने के लिए यूज होता है सिस्टम को, या यूजर का ट्रैक करने के लिए बिहेवियर की वो क्या सर्च करता है, क्या चीजों पे वो जाता है। फायरबॉल या डेक्स एड। अगला होता है रूट किट। ये हाइड होता है सिस्टम में बहुत अंदर तक। ये अलाउ करता है अटैकर को कि कंप्यूटर का फुल कंट्रोल हैकर पे, या अटैकर बोल सकते हैं, उस पर चला जाए, और इसको डिटेक्ट कर पाना बहुत ज्यादा मुश्किल होता है। इसके लिए एग्जांपल है नेक्रस जीरो एक्सेस। अगला होता है की लॉगर, यानी कि नॉर्मली की स्ट्रोक को ये क्या करता है, जो भी आपने लिखा, सपोज मैंने की से हेलो लिखा, तो ये HELLO हैकर तक पहुंचाता रहता है। नॉर्मली पासवर्ड्स को सील करने के लिए, बैंक इंफॉर्मेशन को सील करने के लिए यूज होता है। रेफप्रोब और एड्रामैक्स ये दो एग्जांपल है। अगला होता है बॉटनेट। ये ग्रुप है इन्फेक्टेड डिवाइसेस का जो हैकर के थ्रू कंट्रोल किए जाते हैं ताकि वो डॉस अटैक लॉन्च कर सके। अब डॉस अटैक क्या है, नॉर्मली ये इस तरह का अटैक है जिसमें क्या कह सकते हैं कि डिस्ट्रीब्यूटेड डॉस अटैक होता है ये। इसमें क्या होता है, आप जो है बहुत सारे कंप्यूटर मिलके जो है अनवांटेड या नकली रिक्वेस्ट भेजते रहते हैं। जैसे कि आपने कोई टिकट बुकिंग है तो आप जो है नकली बोलते रहते हैं ये टिकट बुक करना है, टिकट बुक करना है, टिकट बुक करना है, ताकि सर्वर डाउन हो जाता है और एक्चुअल रिक्वेस्ट कभी पहुंच ही नहीं पाती है। जैसे कोई आपकी RPGV की आपकी साइट होगी, यूनिवर्सिटी का सर्वर होगा, और कोई नेगेटिव या ऐसे समझिए नकली रिक्वेस्ट भेजता रहे तो एक्चुअली में आप अपना रिजल्ट नहीं देख पाएंगे, क्योंकि सर्वर जो है क्रैश हो जाएगा। तो बॉटनेट वहां यूज होता है। मिराई और स्टॉर्मी वन ऑफ द एग्जाम्पल है। अब ट्रोजन क्या होता है, इसका फुल फॉर्म है ट्रोजन, अ शॉर्ट फॉर ट्रोजन हॉर्स। ठीक है, ट्रोजन का शॉर्ट फॉर्म ये है, इसकी फुल फॉर्म है ट्रोजन हॉर्स। ये एक तरह का मालवेयर है जो खुद को छुपाता है एज अ लेजिटिमेट और यूजफुल प्रोग्राम। एक बार इंस्टॉल हो जाता है तो ये सीक्रेटली मलिशियस एक्शन परफॉर्म करता रहता है, जैसे डेटा को स्टील करना, फाइल्स को डैमेज करना, हैकर को रिमोट एक्सेस देना बिना ऑथराइज यूजर को पता लगे। अब कितनी तरह के ट्रोजन होते हैं, होता है बैकडोर, ये रिमोट एक्सेस देता है अटैकर को और एक कंट्रोल देता है सिस्टम का बिना यूजर को पता लगे। ये इसका एग्जाम्पल है। ठीक है, अगला होता है बैंक का ट्रोजन। ये स्टील करने में मदद करता है बैंक के क्रेडेंशियल, जैसे कि यूजर नेम, पासवर्ड किसी भी ऑनलाइन बैंक ऐप से। जैसे इसका एग्जाम्पल है GS और SpyEye। अगर एक दो ज्यादा ना याद रहे तो एक दो याद कर लेना। डाउनलोडर ट्रोजन, ये डाउनलोड होता है और इंस्टॉल करता है दूसरे मालवेयर को करने में, जैसे स्पाईवेयर हो गया, रैंसमवेयर हो गया, इनको इंस्टॉल करने में, ताकि अगर ये डाउनलोडर ट्रोजन आपके लैपटॉप में तो आपको लगेगा कि हाँ ये तो लेजिटिमेट एक प्रोग्राम है, आप उसे हटाएंगे नहीं, और ये एक पाथ बन जाता है दूसरे डिवाइसेस, दूसरे वायरसेस को, स्पाईवेयर्स को, कोई भी मलिशियस प्रोग्राम को इंस्टॉल होने में। तो इसका एग्जाम्पल है स्मॉल एंड ड्रॉपर।
रैंसम ट्रोजन जो नॉर्मली किसी भी रैंसम मांगने में मदद करता है, ये किसी के भी डेटा को लॉक या एनक्रिप्ट कर देता है और रैंसमवेयर जो है रैंसम मांग लेता है। इसका एग्जांपल है रेविटॉन और क्रिप्टो लॉकर। ठीक है, अगला है रिमोट एक्सेस ट्रोजन। ये अलाउ करता है फुल कंट्रोल इन्फेक्टेड सिस्टम का रिमोटली, यानी कि आप कहीं बाहर बैठे हैं दुबई में और इंडिया में आप सिस्टम को लॉक करके उसकी सारी इंफॉर्मेशन को एक्सेस कर सकते हैं। ये स्पाई और डेटा को स्टील करने में यूज होता है। डार्क कॉमेट और क्विजार रेट ये दो एग्जाम्पल हैं। एसएमएस ट्रोजन ये सेंड करता है अनऑथराइज्ड एसएमएस मैसेज फ्रॉम द इन्फेक्टेड मोबाइल डिवाइस, यानी कि जो मोबाइल डिवाइस इन्फेक्टेड है उससे कोई भी मैसेज भेजेंगे बिना उसकी मर्जी के। मतलब ऐसा कोई मैसेज आ सकता है कि तुम मेरे अकाउंट से जाके पैसे निकाल लो और सामने वाले को लगेगा कि भाई हाँ इसके ही फोन से आया है, तो ये भी काफी खतरनाक होता है। इसका है फेक लिस्ट और ओप फेक। रूट किट ट्रोजन ये हाइड करता है खुद को डीप इनसाइड द सिस्टम ताकि इसको डिटेक्ट करना मुश्किल हो जाए और ये लॉन्ग टर्म तक रहता है। इससे आप बहुत सारी इंफॉर्मेशन निकलवा सकते हैं किसी भी सिस्टम की। अगला होता है फेक एवी ट्रोजन। ये प्रिटेंड करता है कि एक एंटीवायरस सॉफ्टवेयर है और लोग जो हैं ध्यान नहीं देते हैं और ऑफ कोर्स ये ना इफेक्ट कर देता है। प्रिटेंड टू बी फेक एंटीवायरस बट ट्रिक यूजर इनटू पेइंग फॉर फेक वायरस रिमूवल। ठीक है, और लोग इसका पे कर देते हैं। अगला होता है स्पाईवेयर। ठीक है, जैसे अभी यहाँ पे आपको स्पाईवेयर तो आपको मैंने शॉर्ट में बताया ही है, लेकिन यहाँ पे डिटेल में पढ़ते हैं। देखो ये एक तरह का मॉलवेयर है, ठीक है, जो सीक्रेटली मॉनिटर करता है और कलेक्ट करता है इंफॉर्मेशन को यूजर की बिना उनके नॉलेज के। ये क्या क्या कर सकता है, आपकी ब्राउजिंग हैबिट्स को ट्रैक कर सकता है या आपके क्रेडेंशियल जो भी होते हैं उन्हें स्टील कर सकता है, बैंकिंग इंफॉर्मेशन को, पर्सनल डेटा को, और ये इंफॉर्मेशन हैकर को भेज सकता है। आप कैसे अवॉइड कर सकते हैं स्पाईवेयर को? पहला है आप एंटीवायरस या एंटी स्पाईवेयर को इंस्टॉल करिए। किसी भी ट्रस्टेड या अपडेटेड एंटीवायरस सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल करेंगे ताकि स्पाईवेयर से प्रोटेक्ट हो सके। अवॉइड क्लिकिंग सस्पिशियस लिंक, यानी कि कभी भी ऐसी ही किसी भी अननोन ईमेल अटैचमेंट को, पॉपअप को या फेक मैसेज को ओपन नहीं करना, हो सकता है वो आपके लिए हार्मफुल रहे। डाउनलोड फ्रॉम ऑफिशियल सोर्स, यानी कि आपको कुछ भी ऐप्स या सॉफ्टवेयर को हमेशा वेरीफाइड एंड ऑफिशियल वेबसाइट से ही डाउनलोड करना है। कीप सिस्टम अपडेट, आपको रेगुलरली ओएस एंड ब्राउजर को अपडेट करना है ताकि सिक्योरिटी पैच होल्स हैं वो ओवरकम हो जाए और स्पाईवेयर एंटर ना कर पाए। अब दूसरा क्या है, यूजर ब्राउजर प्रोटेक्शन टूल। आप इनेबल कर सकते हैं ब्राउजर के फीचर्स या एक्सटेंशंस को जो ब्लॉक कर सकते हैं ट्रैकर्स और मलिशियस साइट्स को। आपको कभी भी पायरेटेड सॉफ्टवेयर का यूज नहीं करना चाहिए क्योंकि स्पाईवेयर हो सकता है किसी भी क्रैक्ड गेम में सॉफ्टवेयर या इलीगल डाउनलोड के थ्रू आपके सिस्टम तक आ जाए। ठीक है, अगला होता है मनी लॉन्ड्रिंग, मनी को धोना। यानी कि मतलब क्या है इसका, देखो जो डेटा यानी जो भी मनी इलीगली जनरेट किया जाता है किसी भी क्रिमिनल एक्टिविटी के थ्रू, जैसे कि ड्रग ट्रैफिकिंग, करप्शन या साइबर क्राइम के थ्रू, उसे अगर आपको लीगली दिखाते हैं उसी को ही हम मनी लॉन्ड्रिंग कहते हैं। यानी कि अलाउ करता है क्रिमिनल्स को कि वो डर्टी मनी को क्लीन कर सके और बिना पकड़े। तो इसके लिए क्या स्टेजेस हैं? सबसे पहला है प्लेसमेंट, यानी कि जो इलीगल मनी है वो इंट्रोड्यूस किया जाता है फाइनेंशियल सिस्टम में, यानी कि बैंक में, कैसीनो में, इनमें डिपॉजिट किया जाता है। देन बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स ट्रांजैक्शंस किए जाते हैं ताकि ओरिजिनल जो ओरिजिन है वो हाइड हो जाए, यानी कि मल्टीपल अकाउंट्स में, मल्टीपल कंट्रीज में ट्रांसफर किया जाता है। देन जो लॉन्ड्रीड मनी है उसे रीइंट्रोड्यूस किया जाता है एज अ क्लीन मनी। कैसे? बाय इन्वेस्टिंग इन रियल एस्टेट या बिजनेस। तो इसी को ही बोलते हैं कि यानी कि जो मनी इलीगल मनी किसी भी आपने गलत तरीके से कमाया है उसे लीगली इंट्रोड्यूस करना, उसे ही हम बोलते हैं मनी लॉन्ड्रिंग। अब एक एग्जाम्पल लेते हैं। सपोज एक ड्रग डीलर है, उसने 10 करोड़ जो है अर्न किए कैश में, तो वो क्या करेगा, वो डिपॉजिट करेगा स्मॉल अमाउंट बहुत सारे डिफरेंट अकाउंट्स में।
इसी को बोलते हैं प्लेसमेंट। फिर ट्रांसफर करेगा इस मनी को बहुत सारी शेल कंपनीज में या ऑफशोर अकाउंट्स में। अब देखो शेल कंपनीज क्या होती है, जो एक्चुअली में ना पेपर पे ही होती है, एक्चुअल उनका कोई एग्जिस्टेंस नहीं होता। ऑफशोर अकाउंट्स क्या होते हैं, ये एक बैंक अकाउंट होते हैं जो फॉरेन कंट्रीज में होते हैं। ये लोगों को प्रोटेक्ट करते हैं कि वो अपने मनी को बचा सके। फिर कोई भी इस मनी से प्रोटेक्ट प्रॉपर्टी खरीद लेना, कोई बिजनेस स्टार्ट कर देना, तो इसे बोलते हैं इंट्रिकेशन। अब कुछ मेथड जो यूज किया है, शेल कंपनी मैंने बता दिया फेक कंपनी होती है जो नॉर्मली हाइड करने में मदद करती है। रियल इस्टेट डील यानी कि आप कोई प्रॉपर्टी बाय कर लो ब्लैक मनी का यूज करके, और फिर उस जो आपने प्रॉपर्टी खरीदी है उसको आप जो है सेल कर सकते हो और वो आपकी लीगल इनकम होगी। स्मर्फिंग यानी कि डिपॉजिट करना थोड़ा थोड़ा अमाउंट डिफरेंट बैंक्स में ताकि डिटेक्शन होना मुश्किल हो। ट्रेड बेस्ड लॉन्ड्रिंग यानी कि ओवर एंड अंडर इनवॉइसिंग गुड्स टू मूव मनी अक्रॉस द बॉर्डर। ठीक है, ऑनलाइन बैंकिंग या क्रिप्टो करेंसी डिजिटल प्लेटफॉर्म्स का यूज करना ताकि बचा सके आप अपने मनी को और दिखा सकें कि वो जो है साफ मनी है, इलीगल मनी है, इलीगल से लीगल में कन्वर्ट कर देते हैं। तो ये कुछ मेथड्स हैं। अब देखो अगला आता है ईमेल स्पूफिंग। क्या होता है, देखो ये एक तरह का साइबर अटैक टेक्निक है जो अटैकर यूज करता है। कैसे, जब आपको ऐसे समझाती हूँ, इसमें क्या होता है, जिसमें कि जो है अटैकर जो है एक मेल भेजता है जो ऐसा लगता है किसी ट्रस्टेड या नोन सोर्स से आया है, पर एक्चुअली वो कोई फ्रॉड सेंडर होता है। उसका गोल मेनली ये होता है कि आपका जो रिसिप्टेंट है जिसको भेज रहा है उसको डिसीव करना, ताकि वो किसी भी मलेशिया लिंक पे क्लिक कर दे, कोई सेंसिटिव डेटा शेयर कर दे या कोई भी मालवेयर जो है डाउनलोड कर ले। ईमेल को स्पूफ करना, दिखाना कि किसी ऑथराइज एरिया से आया, बट ऐसा नहीं होता। जैसे कि आपका ईमेल प्रोटोकॉल होता है SMTP, ये वेरीफाई नहीं करता सेंडर्स की आइडेंटिटी, इसी वजह से स्पूफिंग पॉसिबल है। जैसे कि अटैकर जो है फ्रॉम फील्ड में जो कि ईमेल हेडर होता है वो सिमिलर सा मेल आपको मेल बनाएगा, उससे भेजेगा ताकि आपको लगेगा कि ये मेल बॉस से आया है, बैंक से आया है, किसी गवर्नमेंट से आया है। देखो जो एक्चुअल सेंडर मेल होता है वो हिडन होता है या मास्क होता है। सपोज जो रियल ईमेल है वो आपके बॉस की कुछ इस तरह से होगी, लेकिन जो आपको रिसीव होगी मेल वो इस मेल से होगी और आप इतना ध्यान नहीं देंगे, आपको लगेगा कि बिल्कुल सिमिलर सी है, बट एक्चुअली वो किससे भेजी गई होती है, attacker@email.com। ठीक है, आपको बिल्कुल सिमिलर होगी जो CEO@, तो आपको नहीं पता चलेगी और उसमें लिखा होगा कि इतने रुपए ट्रांसफर कर दो इस वेंडर को इमीडिएटली, और आपको लगेगा ये जेन्युइन है और आप भेज देंगे पैसे। इसी को बोलते हैं ईमेल स्पूफिंग। इसके लिए टेक्निक्स क्या क्या यूज की जाती हैं, देखो ईमेल हेडर को फोर्ज करना यानी कि मेटा डेटा को मैनिपुलेट करना ताकि पता ना लगे। इसके अंदर कोई भी, जब आप मेल भेज रहे होते हैं आप कोई भी मलेशियस URL को एम्बेड कर देते हैं ताकि जो भी जिस पे भी वो जाए उस पे वो लिंक पे क्लिक करे और आपका जो भी इंफॉर्मेशन चाहते हैं वो मिल जाए। या फिर आप कोई भी वायरस या मालवेयर या रैमसनवेयर कोई भी अटैच कर सकते हैं, या आप प्रिटेंड एक सोशल इंजीनियरिंग क्या है कि एग्जांपल देती हूँ, आप फोन पे कई बार लोगों को ट्रिक करते हैं ना कि देखो एक एग्जांपल कि मैं फोन वही ट्रिक करे कि मैं ना ये डिपार्टमेंट का मैनेजर बोल रहा हूँ और आपको ना ये पैसे ट्रांसफर करने हैं और आप पे एक मेल आएगी, तो आप सोशल इंजीनियरिंग यानी कि लोगों के दिमाग से खेलते हैं। तो इस तरह से भी ईमेल स्पूफिंग हो सकती है। अब पर्पस क्या है ईमेल स्पूफिंग का, देखो फिशिंग करना यानी कि स्टील करना पर्सनल या फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन, स्प्रेड करना मालवेयर यानी कि अटैचमेंट्स या लिंक्स के थ्रू किसी का स्कैम करना, फ्रॉड करना ताकि आप मनी उससे ले सकें, किसी की डैमेज करना, रेपुटेशन हो सकता है आप प्रिटेंड टू बी समन, आप प्रिटेंड करें कि मैं राकेश रमेश बोल रहा हूँ और तू मुझे पैसे भेज दे, तो किसी की रेपुटेशन खराब हो जाए क्योंकि उसकी तरफ से वो मेल आई है। तो आप स्पूफ्ड मेल को कैसे डिटेक्ट कर सकते हैं, और जो सेंडर का ईमेल एड्रेस है उसको बहुत ध्यान से देखें, हमेशा ध्यान करें क्लिक करने से पहले कि भाई ये सही है या नहीं। स्पेलिंग एरर या अर्जेंसी कुछ ऐसा लिखा हो, स्पेलिंग एरर हो रही हो तो उसका ध्यान रखें कि कुछ गड़बड़ तो नहीं है। हमेशा यूज करें ईमेल हेडर
टू व्यू द एक्चुअल सेंडर की एक्चुअल सेंडर कौन है उसको ध्यान से देखें, वेरीफाई करें सेंडर को कि तुम अगर किसी सेंडर से मेल आया है तो उसे एक बार कॉल कर ले डायरेक्टली या मैसेज कर ले कि सर आपने ऐसा कोई मेल तो नहीं भेजा। इस तरह से आप बच सकते हैं। अब प्रिवेंशन टेक्निक्स क्या है, देखो है SPF सेंडर पॉलिसी फ्रेमवर्क, यानी कि वेरीफाई करना है सेंडर की IP है ना, इज ऑथराइज टू सेंड फॉर द डोमेन, यानी कि ऑफ कोर्स सेंडर की IP एड्रेस को ऑथराइज करना। अगला होता है DKIM डोमेन की आइडेंटिफाइड मेल, यानी कि डिजिटल सिग्नेचर ऐड करना ताकि आप वेरीफाई कर सके इंटीग्रिटी को। अब देखो डिजिटल सिग्नेचर क्या है, ये एक तरह का इलेक्ट्रॉनिक मेथड है जो नॉर्मली यूज किया जाता है ऑथेंटिसिटी या इंटीग्रिटी को मेंटेन करने के लिए किसी भी डिजिटल मैसेज या डॉक्यूमेंट की। अगला होता है DMARC, ये डोमेन बेस्ड मैसेज ऑथेंटिकेशन रिपोर्टिंग एंड कॉन्फर्मेशन होता है, यानी कि एक पॉलिसी है जो रिजेक्ट करती है या क्वारंटाइन करती है स्पूफ्ड मेल को। इसकी मदद से आप आसानी से स्पूफ्ड मेल को रिमूव करते हैं। ईमेल फिल्टर भी एक टेक्निक है जिसकी मदद से आप जो है सस्पिशियस या नोन मतलब फेक सोर्स को क्या कर सकते हैं, ब्लॉक कर सकते हैं। यानी कि कुछ वेबसाइट्स होती है जो इस तरह की ही फेक हो सकती हैं तो उनको ऑलरेडी डाल दिया जाता है और ईमेल उन्हें ऑलरेडी फिल्टर करता है। ऑफ कोर्स ट्रेनिंग देना लोगों को ताकि वो पता लगा सके कि ये ईमेल जो है अनऑथराइज्ड जगह से आई है। अब अगला टॉपिक होता है डिनायल ऑफ सर्विस। देखो जो एक साइबर अटैक जो प्रिवेंट करता है लेजिटिमेट यूजर को कि वो एक्सेस कर सके सिस्टम और सर्विसेज को। कैसे करता है, ताकि अननेसेसरी जो ट्रैफिक या रिसोर्स है उसे पहुंचा के ताकि एग्जॉस्ट हो जाए। देखो मेरे पास एक सर्वर है, उस सर्वर पे मैंने बहुत सारी अनरिक्वेस्ट भेज दी जो एक्चुअल नहीं है, फेक है। उससे क्या होगा, मेरा सर्वर एग्जॉस्ट हो जाएगा और मेरा जो लेजिटिमेट यूजर है वो सिस्टम या सर्विसेज को यूज ही नहीं कर पाएगा। फुल फॉर्म DOS की डिनायल ऑफ सर्विस होती है। इसका ऑब्जेक्टिव क्या होता है, कोई भी नॉर्मल ऑपरेशन किसी भी वेबसाइट का, सर्वर का या नेटवर्क का उसे डिस्टर्ब करना ताकि वो रियल यूजर के लिए अवेलेबल ही ना रहे। ये कैसे वर्क करता है, बहुत सारी फेक रिक्वेस्ट भेजते हो या डेटा भेजते हो टारगेट को ताकि जो सिस्टम के रिसोर्सेज होते हैं वो ओवरलोड हो जाते हैं और एक्चुअल में वर्क नहीं कर पाता। जैसे कि डॉस अटैक आपके कंप्यूटर में भी हो सकता है, अननेसेसरी कुछ फाइल्स खुल जाए, कुछ फाइल भेजी जाए ताकि आपके सिस्टम का रैम भर जाए या आपके CPU पूरा यूटिलाइज हो जाए और आप कुछ भी वर्क ना कर सको। ठीक है, टाइप्स ऑफ डॉस क्या होता है, वॉल्यूम बेस्ड अटैक होता है, प्रोटोकॉल अटैक होता है, एप्लीकेशन लेयर अटैक होता है। वॉल्यूम बेस्ड यानी कि बहुत सारा पैकेट्स भेजना, IMCP के बहुत सारे पैकेट्स भेजना। प्रोटोकॉल्स यानी कि कुछ प्रोटोकॉल का यूज करना ताकि सिस्टम और रिसोर्सेज जो हो जाए वो क्या हो जाए, कंप्लीटली एग्जॉस्ट हो जाए। ऐसी एप्लीकेशन लेयर पे अटैकिंग करना। तो ये काफी तरह के अटैक्स होते हैं। कुछ टूल्स यूज किए जाते हैं, LOIC लो ऑर्बिटल आयोन कैनन, हाई ऑर्बिटल आयो कैनन, बॉटनेट और कस्टम स्क्रिप्ट्स, ये कुछ टूल्स हैं। देखो ये आप नाम याद करना, मैं बॉटनेट बता देती हूँ, छोटा सा आइडिया मिल जाएगा। बॉटनेट क्या होता है, ये डॉस अटैक, देखो डॉस अटैक सिंगल एक कंप्यूटर के लिए किया जाता है या एक सिंगल कंप्यूटर से किया जाता है। डॉस अटैक होता है डिस्ट्रीब्यूटेड डिनायल ऑफ सर्विस, जिसमें मल्टीपल कंप्यूटर्स मदद करते हैं एक किसी भी सर्वर को या किसी भी वेबसाइट को या किसी भी रिसोर्स को एग्जॉस्ट करने में। बॉटनेट क्या होते हैं, बहुत सारे इन्फेक्टेड कंप्यूटर्स होते हैं जो फेक मैसेजेस या फेक रिक्वेस्ट भेजते हैं ताकि जो एक्चुअल आपका क्लाइंट है या कस्टमर है या यूजर है वो रिक्वेस्ट ही ना कर सके और वेबसाइट या कोई भी सिस्टम डाउन हो जाए। अब इसका ही दूसरा एग्जांपल है डिस्ट्रीब्यूटेड डॉस। ये पावरफुल वर्जन है जिसमें मल्टीपल डिवाइस जो है सिंगल टारगेट को साइमल्टेनियसली अटैक करती है। डॉस जो है सिंगल डिवाइस को अटैक कर रही होती है। इसका ही अपग्रेडेड वर्जन होता है डॉस, जिसमें बहुत सारे कंप्यूटर्स मिलके एक पर्टिकुलर सिंगल टारगेट को एग्जॉस्ट कर देते हैं ताकि एक्चुअल लेजिटिमेट यूजर एक्सेस ही ना कर सके उस सिस्टम को। अब इसका इम्पैक्ट क्या होता है भाई, क्रैश डाउन हो जाता है सिस्टम का, स्लो डाउन हो जाता है, वेबसाइट डाउन हो जाती है, फाइनेंशियल लॉस होता है, रेपुटेशन पे भी लॉस होता है। अगर कोई वेबसाइट सपोज RPGV की वेबसाइट है जिससे आप अपना रिजल्ट देखते हैं, उससे
जो है फेक रिक्वेस्ट की बार बार रोल नंबर नकली और इस तरह से भेज दिया जाए तो सर्वर डाउन हो जाएगा। इससे आपको लगेगा कि हमारी यूनिवर्सिटी का सर्वर जो है काम नहीं कर रहा है। रियल वर्ल्ड एग्जांपल 2016 DNS डॉस अटैक हुआ था या गिटहब अटैक हुआ था 2018 में, जिससे मैसिव अटैक के थ्रू सिस्टम को एग्जॉस्ट कर दिया गया था। इसका डिटेक्शन मेथड क्या है? कोई भी अनयूजुअल ट्रैफिक स्पाइक हो, यानी कि आपको दिखे कि आपके सर्वर पे आपको पता है कि एक दिन में 20 रिक्वेस्ट आती है पर आउट ऑफ सडन 50 लाखों में आने लगे, तो ये चीज़ आपको पता लगानी पड़ेगी क्यों आ रही है, कैसे आ रही है, ताकि डॉस अटैक ना फुलफिल हो सके। आपको इंट्रूजन डिटेक्शन सिस्टम इंस्टॉल करना है जो ऑटोमेटिकली चेक करता रहेगा कि कोई अननेसेसरी फेक रिक्वेस्ट तो नहीं आ रही है, और सर्वर लॉक्स को भी चेक करते रहना है। प्रिवेंशन टेक्निक्स क्या है भाई? आप फायरवॉल और राउटर का यूज करो विद डॉस प्रोटेक्शन से, लॉड को बैलेंसर लगाओ, रेट लिमिटिंग लगाओ, यूजिंग कंटेंट डिलीवरी नेटवर्क। ये कुछ टेक्नोलॉजीज है। फायरवॉल जो है आपको मदद करती है कि अनऑथराइज एक्सेस आपके सिस्टम में ना आ सके। लोड बैलेंसर, लोड को बैलेंस करो कि भाई इस टाइम पे इतनी रिक्वेस्ट आ रही हैं, इतनी नहीं आनी है। इन सब चीज़ों का इन टेक्निक्स के थ्रू हेल्प करी जा सकती है। मिटिगेशन सर्विस, ये इसकी सर्विसेज के क्लाउडफ्लेयर, एकामी, AWS शील्ड, गूगल क्लाउड आर्मर, ये कुछ मिटिगेशन सर्विसेज जो मदद करते हैं। इसका लीगल स्टेटस क्या है? डॉस अटैक इलीगल है, एक क्राइम है जो ज़्यादातर कंट्रीज में एक इलीगल साइबर क्राइम ही माना जाता है। ठीक है। अब होता है साइबर स्टॉकिंग, स्टॉक करना किसी को, ठीक है, ऑनलाइन स्टॉक करना, उसे जो है एक तरह का ऑनलाइन हरेसमेंट बोल सकते हैं, जिसमें एक इंडिविजुअल जो है यूज़ करता है इंटरनेट का, ईमेल का, सोशल मीडिया का या दूसरी डिवाइसेस का, ताकि वो किसी और पर्सन को इंटीमिडेट कर सके, थ्रेटन कर सके, मॉनिटर कर सके, उसको हरास कर सके, उसे नेगेटिव पॉइंट्स बोल सके या उसको डिफेम कर सके। ठीक है। इसकी वजह से जो पर्सन जिसको डिफेम या जिसको टारगेट किया जा रहा है उसको डर भी लग सकता है, एंग्जाइटी भी हो सकती है, इमोशनल डिस्ट्रेस भी हो सकता है। अब इसके कुछ फीचर्स क्या है? परसिस्टेंट, यानी कि जो स्टॉकिंग होती है वो रिपीटेडली होती रहे, बार बार, ऐसा नहीं है। कई बार ऐसा होता है एक्सीडेंटली, कई बार गलती से आप किसी को स्टॉक कर देते हो, मतलब किसी के लाइक कर देते हो, किसी के बारे में कुछ देख लेते हो, पर वो अगर रिपीटेडली होता रहे बार बार तो ये वन ऑफ द फीचर है साइबर स्टॉकिंग का। टारगेटेड, जो स्टॉकर है वो फोकस करे किसी भी पर्टिकुलर इंडिविजुअल पे, जैसे कई बार किसी सेलिब्रिटी को आप स्टॉक करते हो, किसी का एक्सपर्ट में होता है तो स्टॉक किया जाता है। इन्वेसिव, यानी कि ये नॉर्मली मॉनिटरिंग करना किसी की ऑनलाइन एक्टिविटी को, किसी की पर्सनल इंफॉर्मेशन को स्टील करना, ये भी एक एग्जांपल है साइबर स्टॉकिंग का। थ्रेटन करना, यानी कि उसे डायरेक्टली इनडायरेक्टली थ्रेट करना, हो सकता है आप उसे कोई मैसेज बोलो या उसे कहीं पे बोलो कि मैसेज करके कि आज तुम यहाँ गए थे, मैंने तुम्हें देखा, या तुमने ये ड्रेस पहनी थी, इस तरह से स्टॉक करना। एनोनिमस, कई बार ऐसा भी हो सकता है स्टॉकर जो अपनी डिटेल्स को हाइड करे और फेक अकाउंट बना के आपको मैसेज करे या आपके किसी भी फोटो पे बैड कमेंट करे, तो उसे बोलते हैं साइबर स्टॉकिंग। अब कॉमन मेथड्स क्या यूज होते हैं साइबर स्टॉकिंग के लिए? थ्रेटनिंग मेल्स या मैसेजेस भेजना, जो किसी भी ईमेल पे या चैट प्लेटफॉर्म पे जो मैसेजेस फ्राइटेंड हो या अब्यूसिव हो। मॉनिटर करना किसी को सोशल मीडिया पे, उसके पोस्ट को, कमेंट्स को या उसके लोकेशन को ट्रैक इन करना कि वो कहाँ जा रहा है, उसे फॉलो करना। उसके बारे में फॉल्स इंफॉर्मेशन पोस्ट करना, यानी कि आप किसी ने फोटो डाली, उस पर कुछ गलत मैसेज डालना, उसे डिफेम करना। ठीक है। आइडेंटिटी थेफ्ट, यानी कि आप उसकी पर्सनल इंफॉर्मेशन को भी चुरा सकते हो, फेक अकाउंट करके आप उसके बारे में डिटेल जान के ये चीज़ें भी आप कर सकते हो। इंस्टॉल स्पाईवेयर, आप सीक्रेटली इंस्टॉल कर सकते हो सॉफ्टवेयर ताकि आप मॉनिटर कर सको विक्टिम की डिवाइस एक्टिविटी को। एक होता है इम्पर्सोनेशन, प्रिटेंड करना, प्रिटेंडिंग टू बी द विक्टिम टू हार्म देयर रेपुटेशन और रिलेशनशिप। ठीक है। तो ये सब चीजें जो है साइबर स्टॉकिंग के अंदर आती है। अगला होता है लॉजिक बॉम्ब। देखो ये भी एक मलिशियस कोड है
जो हिडन होता है एक सॉफ्टवेयर में, ये तभी एक्टिवेट होता है जब कोई सर्टेन कंडीशन मीट होती है, जैसे कि पर्टिकुलर डेट पे ही ये एक्टिव होगा, किसी पर्टिकुलर एक्शन पे ही एक्टिव होगा। लेट सपोज एक एग्जांपल, कोई एक गुस्साया एम्प्लॉय है जिसने एक लॉजिक बॉम्ब बनाया है और सिस्टम में डाल दिया है, और इसने बोला है कि अगर मेरा नाम पेरोल से रिमूव कर दिया जाए, यानी कि मेरे को कंपनी से रिमूव कर दिया जाए, तो तुम एक्टिवेट हो जाना। अगर ये एक्टिवेट हो जाता है तो नॉर्मली क्या करता है, कोई फाइल को डिलीट कर देता है, पूरे सिस्टम के सारे डेटा को डिलीट कर देता है। यानी कि कैसे वर्क करता है ये डोरमेंट, यानी कि सिस्टम में ऐसे ही पड़ा रहता है, पता भी नहीं लगता जब तक तो कोई एक इवेंट अकर नहीं करता जिसके लिए इसे बनाया गया है। जैसे ही एक्टिवेट हो जाता है, पर्टिकुलर इवेंट हो जाता है, फाइल डिलीट हो जाती है, स्टील कर लेता है डेटा को, सिस्टम को क्रैश कर देता है। यानी कि इसकी ट्रिगरिंग कंडीशन क्या हो सकता है, कोई स्पेसिफिक डेट एंड टाइम हो, किसी यूजर का उस सिस्टम से डिलीट होना हो, किसी प्रोग्राम का लॉन्च होना हो, या किसी सिग्नल का रिसीव होना, फेलियर होना हो, फेलियर टू रिसीव अ सिग्नल। ठीक है, अगर ऐसी कोई सिचुएशन होती है जिसके लिए बनाया गया है कि अगर ये बोल दिया जाए जैसे ही मुझे कंपनी से निकाल दिया जाए, या ये वाली अगर फाइल डिलीट हो जाती है सिस्टम से, तो तुम एक्टिवेट हो जाना। इसका नॉर्मली जो इंटेंशन होती है चुराना हो सकता है, कोई सिस्टम के डिसरप्शन होता है, सबोटेज, यानी कि कॉमा, ये अलग अलग पॉइंट्स हैं। जो ये डैश लग रहा है इसका मतलब अलग अलग पॉइंट्स है। ये वायरस से डिफरेंट कैसे हो सकता है, जो वायरस है वो स्प्रेड करता है, लॉजिक बॉम्ब स्प्रेड नहीं करता है, ये हिडन रहता है अनटिल एक्टिवेट, जब तक एक्टिवेट नहीं हो रहा किसी स्पेसिफिक इवेंट के, ये हिडन रहता है। ठीक है, रियल लाइफ एग्जांपल क्या है, 2006 में एक फॉरेनर यूएसबी एम्प्लॉय ने प्लांट किया था लॉजिक बॉम्ब, जिसकी वजह से 3 मिलियन का डैमेज हुआ। इसका प्रोटेक्शन मेजर क्या है भाई, ऑफ कोर्स एंटीवायरस सिक्योरिटी सॉफ्टवेयर का यूज करो, रेगुलरली ऑडिट करो अपने कोड को, मॉनिटर करो सिस्टम का बिहेवियर, अगर कुछ भी अनयूजुअल चेंज आए तो एकदम चेक कराओ कि भाई क्या दिक्कत है। ठीक है, अब एक छोटा सा पॉइंट है, इंटरस्पेस क्या होता है, ये एक सॉफ्टवेयर होता है जो अलाउ करता है मल्टीपल यूजर को कि वो कम्युनिकेट कर सके क्लाइंट सर्वर एनवायरनमेंट में। क्लाइंट सर्वर एनवायरनमेंट कहते हैं, एक सर्वर होता है जो रिस्पॉन्स देता है, क्लाइंट्स क्या होते हैं जो क्वेश्चन पूछते हैं। ये सॉफ्टवेयर सिर्फ परमिट करता है रियल टाइम एक्सचेंज ऑफ डेटा, रियल टाइम में जो डेटा का एक्सचेंज होता है इन ऑडियो वीडियो इन अ डायनेमिक टाइम। अब होता है स्पैमिंग। ठीक है, अगला आपका टॉपिक है स्पैमिंग, देन फायरवॉल। सो स्पैमिंग क्या होता है, देखो किसी को भी आप जो है इनएप्रोप्रिएट या इरेलेवेंट मैसेज भेजते हैं बल्क में ओवर द इंटरनेट, इसको स्पैमिंग कहते हैं। जो मोस्ट कॉमन फॉर्म है स्पैमिंग का वो ईमेल है, बट स्पैम ऐसा नहीं है, ईमेल के थ्रू सोशल मीडिया, कई बार कमेंट्स, टेक्स्ट मैसेज या फॉरम की फॉर्म में भी अपेयर होते हैं। ठीक है, तो अब इसको पढ़ते हैं, इसके कुछ पॉइंट। देखो मीनिंग क्या है, किसी को आप अनवांटेड मैसेज भेजते हैं रिपीटेडली लार्ज नंबर में किसी भी डिजिटल प्लेटफॉर्म के ऊपर, उसी को ही हम स्पैमिंग कहते हैं। कॉमन टाइप की ईमेल स्पैम होता है, एसएमएस स्पैम होता है, सोशल मीडिया स्पैम होता है, ब्लॉग कंटेंट स्पैम इज वन ऑफ द एग्जांपल। अब इसका पर्पस क्या होता है, कई बार आप नॉर्मली एडवर्टाइजमेंट ही करना होता है किसी भी कंपनी का या किसी वेबसाइट के थ्रू आप कुछ भी भेजना चाहते हैं, तो पर्पस ये भी हो सकता है। कई बार आप मालवेयर भेजना चाहते हैं, मलिशियस सॉफ्टवेयर, कई बार फिशिंग लिंक जिसकी मदद से जैसे ही क्लिक करे यूजर उसके इन्फॉर्मेशन वहां तक पहुंच जाए, यानी कि आप कई बार फ्रॉड भी करना चाहते हैं, कई बार स्कैम करना चाहते हैं। ठीक है, ये कॉमा, इसका ये डैश का मतलब है डिफरेंट टाइप है। अब इसकी कैरेक्टरिस्टिक क्या है, बहुत मैसेज में या मास में सेंड करना डेटा, मैसिव सेंडिंग या मास सेंडिंग, अनवांटेड रिसेप्टिंग, पता ही नहीं, ऑफन मिसलीडिंग और हार्मफुल, कई बार मिसलीड भी हो सकता है, कई बार हार्मफुल भी हो सकता है। ईमेल जो बोल रहा है कि आपने इतने रुपए जीते हैं और आप एक लिंक पे क्लिक करें आपको ये रुपए मिल जाएंगे, ये भी स्पैमिंग का एग्जाम्पल। ठीक है, इसमें क्या क्या रिस्क इन्वॉल्व हो सकते हैं, कई बार कोई मैलवेयर इन्फेक्शन हो सकता है, ये फिशिंग अटैक भी हो सकता है। केवल ये बैंडविड्थ को, सिस्टम की बैंडविड्थ को क्या करने के लिए, एक नेटवर्क में बहुत सारे उनकी बैंडविड्थ को वेस्ट करने के लिए भी हो सकता है, और कई बार स्टोरेज भी वेस्ट करने के लिए यूज होता है। इसके डिटेक्शन क्या है, स्पैम फिल्टर्स का यूज करें, आप चेक करें कोई अनयूजुअल कंटेंट पैटर्न तो नहीं आ रहा है, कोई रिपीटर सेंडर एड्रेस तो नहीं है जो रिपीटेडली भेजे जा रहा है, इन चीजों के थ्रू आप डिटेक्ट कर सकते हैं। आप प्रिवेंट कैसे कर सकते हैं, आप जो है स्पैम फिल्टर्स और एंटीवायरस का यूज करें, किसी भी अननोन लिंक पे कभी भी क्लिक ना करें, रिपोर्ट या ब्लॉक
कर दें अगर आपको कोई स्पैम फिल्टर स्पैम सेंडर लगता है। ठीक है, अब ये है कैन, देखो पहला ये है कैन स्पैम एक्ट, ये फर्स्ट एक्ट है, IT एक्ट दूसरा है। ये जो दो एक्ट हैं ये इसी को जो भी प्रॉब्लम्स होती है इसकी सुनवाई होती है इस एक्ट के अंदर ही होती है। ठीक है, ये लिखा है कैन डैश, यानी कि ऐसा नहीं है 2 डैश है, कैन अलग है। कैन स्पैम एक्ट USA पहला है, दूसरा ये। अब अगला आता है, देखो फायरवॉल क्या होता है। ये एक नेटवर्क सिक्योरिटी डिवाइस है, या तो ये हार्डवेयर फॉर्म में होती है, सॉफ्टवेयर बेस्ड होती है, जो मॉनिटर करती है जितनी भी इनकमिंग या आउटगोइंग ट्रैफिक है। आपके सिक्योरिटी रूल जो आपने डिफाइन करा है उसके बेसिस पे ये जज करती रहती है और उसी के अकॉर्डिंग ये जो भी ट्रैफिक आ रहा है उसको एक्सेप्ट, रिजेक्ट या ड्रॉप करती रहती है। ट्रैफिक क्या होता है, मैसेजेस हो गया, डेटा हो गया, यही होता है। ये एक तरह का सिक्योरिटी गार्ड है जो आपको डिजिटल वर्ड्स में सेफ रखता है कोई भी अनवांटेड विजिटर से या पोटेंशियल थ्रेट से। ये एक्सेप्ट करती है यानी कि अलाउ कर रही है ट्रैफिक को, रिजेक्ट करती है यानी कि ब्लॉक कर रही है ट्रैफिक को, बट रिप्लाई विद एन अनरीचेबल एरर। ड्रॉप का मतलब ब्लॉक द ट्रैफिक विद नो रिप्लाई। ठीक है, कोई रिप्लाई नहीं करते, तो ये फायरवॉल आपके लिए बहुत ज्यादा बेनिफिशियल होते हैं। अब कितनी तरह के फायरवॉल होते हैं, पहला है पैकेट फिल्टरिंग फायरवॉल। ये फिल्टर करता है डेटा पैकेट्स को IP एड्रेसेस के बेसिस पे, पोर्ट नंबर के बेसिस पे, प्रोटोकॉल के बेसिस पे। नॉर्मली ये फायरवॉल नेटवर्क लेयर पे वर्क करते हैं। अगला होता है स्टेटफुल इन्फेक्शन फायरवॉल। ये ट्रैक करते हैं एक्टिव कनेक्शंस को और डिसीजन लेते हैं बेस्ड ऑन द कनेक्शन स्टेट, यानी कि कनेक्शन को ये एक्टिव रखना है या नहीं, यानी कि नेटवर्क लेयर और ट्रांसपोर्ट लेयर पे वर्क करते हैं। अगला होता है प्रॉक्सी फायरवॉल, यानी कि एप्लीकेशन गेटवे। ये एक तरह का इंटरमीडिएटली वर्क करता है यूजर और सर्विसेज के बीच में, ये एक तरह का ब्रिज होता है। ठीक है, ये एप्लीकेशन लेयर पे वर्क करता है। अगला होता है नेक्स्ट जनरेशन फायरवॉल। ये कंबाइन करता है आपके ट्रेडिशनल फायरवॉल को इंट्रूजन प्रिवेंशन के साथ और डीप पैकेट इंस्पेक्शन के साथ, जिसकी वजह से क्या होता है, आपका जो डेटा होता है वो सिक्योर रहता है और आपके सिस्टम में कोई भी ऐसा डेटा या कोई भी ऐसा वायरस नहीं आता जो हार्म कर सके। यानी कि ये बहुत सारी लेयर पे वर्क करता है। सॉफ्टवेयर हार्डवेयर फायरवॉल। सॉफ्टवेयर फायरवॉल आपके डिवाइस पे जो भी सिस्टम होता है उसमें इंस्टॉल कर दिया जाता है। हार्डवेयर एक फिजिकल यूनिट होती है, ठीक है, और ये डिफरेंट लेयर पे वर्क कर सकता है। इस तरह के आपके फायरवॉल्स होते हैं। अब फायरवॉल की नीड क्या है, ऑफकोर्स अनऑथराइज एक्सेस है उसको प्रिवेंट करना, ब्लॉक करना, ताकि हैकर जो है आपके सिस्टम में एंटर ना कर सके या आपके प्राइवेट नेटवर्क में एंटर ना कर सके। नेटवर्क ट्रैफिक को मॉनिटर करना, यानी कि ध्यान रखता है कौन सा डेटा जा रहा है, कौन सा डेटा जाएगा, कौन सा डेटा आ सकता है, इस चीजों का ये ध्यान रखता है। प्रिवेंट करना मालवेयर अटैक को, ये मलिशियस ट्रैफिक को आपके सिस्टम तक पहुंचने से रोकता है। प्रोटेक्ट करना सेंसिटिव डेटा को, ये प्रिवेंट करता है कि जो डेटा लीक है, आपका जो पर्सनल इंफॉर्मेशन है वो बाहर ना आ जाए। कंट्रोल यूजर एक्सेस, ये अलाउ करता है एडमिन को कि वो रिस्ट्रिक्ट कर सकते हैं इंटरनेट का यूज और एक्सेस टू स्पेसिफिक वेबसाइट। यानी कई बार क्या होता है, जो कॉलेज वाईफाई होता है वो बहुत सारी वेबसाइट्स को ओपन नहीं करते हैं। कई बार एक क्लिक आता है, आपको क्लिक करना होता है तब आप ओपन कर सकते हैं, तो वो फायरवॉल की वजह से ही होता है। ठीक है, एक सेकेंड। हाँ, अगला होता है प्रोवाइड नेटवर्क सेगमेंटेशन। एक सेपरेट इंटरनल नेटवर्क प्रोवाइड करता है टू कंटेन थ्रेट्स एंड रिड्यूस अटैक इम्पैक्ट। ठीक है, अगला होता है लॉग्स एंड अलर्ट। ये रिकॉर्ड रखता है ट्रैफिक्स का, बॉन्ड्स का, सस्पिशियस एक्टिविटी, यानी कि ध्यान रखता है अगर कोई ट्रैफिक आया जो सस्पिशियस लगा उसको ये रिकॉर्ड में रख लेगा। अगर दोबारा से फिर आता है तो वो उसको ब्लॉक कर देता है। ठीक है, अब क्या गुड कंप्यूटर सिक्योरिटी हैबिट्स हो सकती है। आप स्ट्रॉन्ग पासवर्ड का यूज करें, ऐसा नहीं सिंपल बनाएं, कॉम्प्लेक्स बनाएं, यूनिक बनाएं हर एक अकाउंट के लिए। अगर आपके 2 अकाउंट है दोनों का सेम ना रखें। इनेबल 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन, आप ऑफकोर्स एक एक्स्ट्रा लेयर ऐड करनी चाहिए सिक्योरिटी जस्ट बियॉन्ड ऑफ पासवर्ड। जैसे कि आप अपनी ईमेल आईडी लॉग इन करते हैं तो पासवर्ड जैसे ही आप डालते हैं उसके साथ कई बार क्या होता है कि आपके फोन में भी आता है कि आपने लॉग इन किया है, फिर वो आपसे एक नंबर पूछता है। ठीक है, आप सॉफ्टवेयर को अपडेट कर सके रेगुलरली ताकि आपका सिस्टम प्रोटेक्ट रहे आपकी वर्नेबिलिटीज। अवॉइड सस्पिशियस लिंक्स एंड ईमेल्स, हमेशा फिशिंग अटैक से अगर बचना है या मैलवेयर इन्फेक्शन से बचना है तो
आप जो है अवॉइड करें सस्पिशियस लिंक्स को और ईमेल्स को। हमेशा एंटीवायरस का और फायरवॉल का यूज करें जो ब्लॉक करते हैं वायरसेस का अनऑथराइज एक्सेस का आपके डिवाइस में। आप लॉक करें डिवाइस को जब आप यूज ना कर रहे हो, जिससे फिजिकल एक्सेस अनऑथराइज वे में ना हो सके। डेटा का रेगुलरली बैकअप करते रहें ताकि अगर कई बार गलती से फेलियर या साइबर अटैक होता है तो आप अपनी फाइल्स को रिस्टोर कर सके। अपने नेटवर्क को सिक्योर रखें, यानी कि आप पब्लिक वाईफाई का यूज ना करें सेंसिटिव एक्टिविटीज को करने के लिए। अब कितनी तरह के साइबर लॉज होते हैं, देखो बहुत तरह के होते हैं, बट इसमें कुछ हैं जिनको हम पढ़ेंगे। एक होता है डेटा प्रोटेक्शन लॉ। ये एक ऐसा लॉ है, इसका नाम है GDPR और IT एक्ट सेक्शन 43। ये दो एक्ट्स हैं जो नॉर्मली आपका जो पर्सनल या फाइनेंशियल डेटा होता है उसको प्रोटेक्ट करने में मदद करते हैं। ठीक है, इन्हीं लॉ की मदद से ये बोलता है किसी की मर्जी के बिना आप किसी के डेटा को एक्सेस नहीं कर सकते, और किसी ने अलाउ किया है आपके डेटा को एक्सेस करने के लिए, अपने डेटा को एक्सेस करने के लिए, और कुछ समय बाद वो मना करता है तो आपको डेटा डिलीट करना ही पड़ेगा। ठीक है, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट, ये आपके डिजिटल कंटेंट को प्रोटेक्ट करता है, जैसे कि सॉफ्टवेयर हो गया, म्यूजिक हो गया, बुक हो गया। इसके लिए कौन कौन से एक्ट, जैसे कॉपीराइट एक्ट, ट्रेडमार्क एक्ट, साइबर क्राइम लॉ, ये एक तरह से डील करता है क्राइम जैसे कि हैकिंग, फिशिंग, हैकिंग किसी के अनऑथराइज में सिस्टम में एक्सेस करना, फिशिंग किसी को ऐसी मेल भेजना दैट प्रिटेंड टू बी ऑथेंटिकेट और यूजर क्लिक करे और उसके इन्फॉर्मेशन आप ले लो। आइडेंटिटी थेफ्ट, किसी की इंफॉर्मेशन चुरा लेना फेसबुक से और प्रिटेंड करना किसी और से कि लाइक मैं ही एक्स पर्सन बोल रहा हूँ, और उसका मिसयूज करना, या किसी का आधार कार्ड चुरा लेना, तो आइडेंटिटी थेफ्ट। ठीक है, इसके लिए ये कुछ एक्ट्स हैं, ये कुछ साइबर लॉज हैं। अगला होता है ई कॉमर्स लॉ। ये रेगुलेट करता है ऑनलाइन ट्रांजैक्शन या डिजिटल कॉन्ट्रैक्ट आपके सिग्नेचर्स को। इसके लिए ये IT एक्ट सेक्शन A और सेक्शन 11। अगला है प्राइवेसी लॉ। ये प्रोटेक्ट करता है आपके यूजर के ऑनलाइन बिहेवियर को और पर्सनल इंफॉर्मेशन को। इसके लिए ये GDPR पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन बिल। ये कुछ एग्जाम्पल्स हैं लॉ के, इस तरह के लॉज होते हैं। ठीक है, अब इंटरनेट फ्रॉड किस किस तरह के होता है। फिशिंग, किसी को ट्रिक करना ताकि आप उससे पासवर्ड या फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन ले सको। ईमेल स्पूफिंग, सेंड करना किसी को फेक ईमेल जो प्रिटेंड आए कि वो किसी ट्रस्टेड सोर्स से आई है। क्रेडिट कार्ड फ्रॉड, किसी का क्रेडिट कार्ड की डिटेल को स्टील करना ताकि आप अनऑथराइज परचेज कर सको। आइडेंटिटी थेफ्ट, किसी की पर्सनल इंफॉर्मेशन को चुराना बिना उसकी परमिशन के। ऑनलाइन एक्शन फ्रॉड, यानी कि फेक सेलर या बायर बनना, आप प्रिटेंड करना कि ये वो वेबसाइट है पर एक्चुअल वेबसाइट नहीं होती, फेक वेबसाइट बना लेना ताकि आपका जो है इंफॉर्मेशन मिल जाए। हैकिंग, अनऑथराइज सिस्टम को एक्सेस करना और उससे इंफॉर्मेशन को गैदर करना। अब आपका लास्ट टॉपिक आता है TCP/IP प्रोटोकॉल। इसके अंदर ना आपकी 4 लेयर होती है, जैसे आपने पढ़ा था सबसे पहले OSI मॉडल्स में आपकी 7 लेयर थी। एक्चुअली में ये थ्योरेटिकल कंसेप्ट है, लेकिन TCP/IP मॉडल ये एक फ्रेमवर्क है जो यूज होता है कम्युनिकेशन के लिए एक नेटवर्क में। ये मेनली कलेक्शन है नेटवर्क प्रोटोकॉल्स का जो ऑर्गेनाइज की जाती हैं ताकि एन ऑर्गेनाइजेशन का, जिसकी मदद से आप डिफरेंट लेयर पे वर्क कर सकते हो। सबसे पहली लेयर, इसे 4 लेयर में डिवाइड किया गया है। एप्लीकेशन लेयर, दूसरी होती है आपकी ट्रांसपोर्ट लेयर, तीसरी होती है इंटरनेट लेयर और अगली होती है नेटवर्क एक्सेस लेयर। ये 4 लेयर होती है। तो एप्लीकेशन लेयर क्या होती है, टॉप मोस्ट लेयर होती है TCP/IP प्रोटोकॉल मॉडल की। ये क्लोजेस्ट होती है यूजर के, ये कनेक्ट करती है आपकी ऐप जैसे क्रोम हो गया, जीमेल हो गया, व्हाट्सएप हो गया नेटवर्क से। ये हेल्प करती है आपके सॉफ्टवेयर को कि वो सेंड या रिसीव कर सके डेटा को ओवर इंटरनेट। अब देखो इसके की फंक्शन क्या है, ये सपोर्ट करती है बहुत सारे प्रोटोकॉल्स को। एप्लीकेशन लेयर की मदद से ही आप फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल की मदद से फाइल ट्रांसफर कर सकते हैं, मेल सेंड कर सकते हैं, ब्राउजर पे कुछ भी ब्राउज करके कोई भी सर्वर से क्वेश्चन कर सकते हैं, वो आपको रिसीव में आंसर देगा। डोमेन नेम सिस्टम की ये प्रोटोकॉल ही सपोर्ट होता है, जिसकी वजह से www.com से IP एड्रेस में कन्वर्ट हो जाता है, जिसकी मदद से हैंडल हो जाती है आसानी से वेबसाइट, ईमेल सर्विसेज या शेयरिंग हो जाती है। अगला ये डेटा फॉर्मेटिंग में भी मदद करता है। पहले जो 7 लेयर थी उन लेयर को 4 में डिवाइड कर दिया गया है।
ये फॉर्मेट करती है डेटा को सेंडर और रिसीवर के, ताकि वो समझ सके। यानी कि प्रेजेंटेशन लेयर का काम भी अब एप्लीकेशन लेयर के अंदर ही इन्वॉल्व कर दिया गया। ये आपके डेटा को सेफ और सिक्योर रखते हैं, यानी कि डेटा को इनक्रिप्टेड रखती है। ऑफकोर्स साथ ही सेशन मैनेजमेंट में भी ध्यान रखती है, यानी कि कितनी देर लॉगिन रहेगा, कौन सा कनेक्शन कितनी देर रहेगा, कनेक्शन बनाने में भी मदद करती है। यानी कि एक ही लेयर में सारे काम को अटैच कर दिया गया है, वो है एप्लीकेशन लेयर। अगला होता है ट्रांसपोर्ट लेयर। ऑफकोर्स नाम से ही पता चला है, डेटा करेक्टली सेंड हो जाए, राइट ऑर्डर में सेंड हो जाए डिवाइसेस के बीच में, यही ट्रांसपोर्ट लेयर का काम होता है। ये क्या करती है, एरर्स चेक करती है कि कोई सेंड करा है, जब रिसीवर पर रिसीव हुआ है तो गलत तो नहीं रिसीव हो गया, डेटा जो है सही ऑर्डर में और कंप्लीट डिलीवर हुआ है। और ये स्पीड और रिलायबिलिटी में चूज करती है। कई बार ऐसा होता है कि डेटा कुछ थोड़ा बहुत करप्ट भी हो जाए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और कई बार क्या होता है, स्पीड मैटर नहीं करती, एक्चुअली में एक्यूरेसी मैटर करती है, तो ये उसके बीच में भी करती है क्या बोलते हैं चूज। दो प्रोटोकॉल यूज होते हैं, टीसीपी यूडीपी। टीसीपी यूज होता है वेब पेज में फाइल डाउनलोड, क्योंकि ये रिलायबल होता है, ये कनेक्शन बनाता है सेंडर और रिसीवर के बीच में। और ये जब भी एक कुछ भी डेटा भेजता है तो ये एक्नॉलेज करता है तुम पे डेटा आ गया है या नहीं, फिर रिसीवर एक्नॉलेज कर देता है, एरर चेक करता है, ये ऑर्डर्ड वे में भेजता है। यूडीपी क्या होता है, लाइव वीडियोस के लिए, ऑनलाइन गेमिंग के लिए यूज होता है, क्योंकि बहुत फास्ट होता है, बट कोई गारंटी नहीं देता सारा डेटा रिसीव हो गया नहीं। कई बार क्या होता है, कोई वीडियो होती है, आप स्किप, जब ऑनलाइन स्ट्रीमिंग हो रही होती है, कई बार कोई दिक्कत आ जाती है, कई बार इंटरनेट कनेक्शन वर्क नहीं करता, क्योंकि उस टाइम पे जो कनेक्शन हो रहा होता है वो यूडीपी के थ्रू हो रहा होता है। अगली होती है इंटरनेट लेयर। इंटरनेट लेयर जो होती है, ये बेस्ट आपका, ये 4 लेयर है ना, ये जो होती है इंटरनेट लेयर जो होती है बेस्ट पाथ फाइंड आउट करके देती है आपको, जो आपको चाहिए होता है डेटा को ट्रांसफर करने के लिए, ठीक है, अक्रॉस मल्टीपल नेटवर्क टू रीच द करेक्ट डिवाइस, ठीक है। अब अगला होता है, ये किस किस में मदद करती है, राउटिंग में, यानी कि बेस्ट पाथ चूज कर सके ट्रेवल करने के लिए, पैकेट को फॉरवर्ड करना ताकि डेटा जो है एक नेटवर्क से दूसरे नेटवर्क में फॉरवर्ड हो जाए। अगला, ये फ्रेगमेंटेशन में मदद करती है, ब्रेक करती है बहुत बड़े डेटा को स्मॉल पैकेट में, ताकि आसानी से ट्रांसमिशन हो सके। ऑफ कोर्स ये एड्रेसिंग भी यही करती है, यानी कि आईपी एड्रेस जो है डिवाइसेस को असाइन करने का काम भी इंटरनेट लेयर का ही हो जाता है, ठीक है, इंटरनेट लेयर, ठीक है, यही इसका काम होता है। देखो सबसे पहली लेयर जो होती है हमारी, आपको मैं लिख देती, सबसे पहले ऊपर लेयर होती है एप्लीकेशन लेयर, फिर होती है आपकी ट्रांसपोर्ट लेयर, फिर होती है इंटरनेट लेयर, फिर होती है नेटवर्क लेयर, ठीक है, ये लेयर होती है। यानी कि फर्स्ट लेयर एप्लीकेशन पढ़ ली हमने, सेकंड आपकी होती है ट्रांसपोर्ट लेयर, थर्ड होती है इंटरनेट लेयर, यानी कि इसमें सारी चीज़ें, आपकी राउटिंग भी, बेस्ट पार्ट को फाइंड आउट करना, पैकेट को फॉरवर्ड करना, फ्रेगमेंट करना छोटे छोटे पार्ट्स में। ऐसा है कि पूरी फाइल तो आप एक साथ ट्रांसफर नहीं कर सकते, तो उसे स्मॉल स्मॉल फाइल में ट्रांसफर करने का काम भी इसका ही होता है। या किसी भी डिवाइस को नेटवर्क में आइडेंटिफाई करना, तो करने के लिए उसका कोई नाम होना चाहिए, यानी कि उसका कोई एड्रेस होना चाहिए, वो असाइन भी इंटरनेट लेयर ही करती है। अब लास्ट लेयर आती है आपकी, एक सेकेंड, नेटवर्क लेयर। दिस इज योर लास्ट लेयर। ये लोवेस्ट लेयर होती है टीसीपी आईपी मॉडल की, ये यानी कि फोर्थ लेयर होती है, मैनेज करती है फिजिकल कनेक्शन डिवाइसेस के बीच में ऑन अ सेम लोकल नेटवर्क, जैसे कि वाईफाई या ईथरनेट में। ये क्या करती है, फिजिकल कनेक्शन प्रोवाइड करती है, यानी कि सेंड करती है डेटा को ओवर केबल, वाईफाई या किसी भी हार्डवेयर। मैक एड्रेसिंग में मदद करती है, यानी कि यूज करती है मैक एड्रेस का, ताकि डिवाइस को आइडेंटिफाई किया जा सके लोकल नेटवर्क में, ठीक है। हर एक कंप्यूटर का एक मैक एड्रेस होता है। अगला होता है फ्रेमिंग, यानी कि डेटा को ब्रेक करती है फ्रेम्स में, ताकि डेटा को भेजा जा सके नेटवर्क लिंक के अंदर। अगला होता है एरर डिटेक्शन, ये चेक करती है बेसिक ट्रांसमिशन एरर, यानी कि कुछ भी जो डेटा सेंड हुआ है या जो नॉर्मली डेटा रिसीव हुआ, इसमें कोई एरर तो नहीं। अब देखो यहाँ पे मैंने बहुत शॉर्ट में डिफाइन करने की कोशिश की है टीसीपी आईपी मॉडल को एंड इन सब चीज़ों को, ठीक है। तो ये आपके जितने भी क्वेश्चंस थे वो सारे आपके कवर हो गए हैं। मैं एक बार आपको शॉर्ट में बता भी देती हूँ।
देखो अगर आप देखेंगे कि कंप्यूटर नेटवर्क क्या होता है, कंप्यूटर नेटवर्किंग क्या होती है, इसके एडवांटेज क्या हो, गोल्स एंड एप्लीकेशंस क्या होता है, प्रोटोकॉल क्या होता है, प्रोग्राम से कैसे डिफर करता है, लैन वैन मैन क्या होता है, टोपोलॉजीज क्या होती है, सबको डिटेल में बताओ, उनके एडवांटेज डिसएडवांटेज बताओ। पीयर कम्युनिकेशन क्या होता है, क्लाइंट सर्वर कंप्यूटिंग से कैसे डिफर करता है। OSI या ISO-OSI मॉडल क्या होता है, हर एक लेयर को डिफाइन करो। इशू क्या होते हैं, रिपीटर, ब्रिज, गेटवे ये क्या होते हैं, DNS क्या होता है, वर्ल्ड वाइड वेब क्या होता है, साथ में ई-कॉमर्स और उसके एडवांटेज डिसएडवांटेज बताओ। ये क्वेश्चन भी आपका हो गया है। वायरस क्या होते हैं, बॉम्ब्स क्या होते हैं, उनके टाइप्स क्या होते हैं, मालवेयर क्या होता है, उसके टाइप्स क्या होते हैं, ट्रोजन के टाइप, स्पाईवेयर क्या होता है, मनी लॉन्ड्रिंग क्या होती है, ईमेल स्पूफिंग क्या होती है, डिनायल ऑफ सर्विसेज क्या होती है, साइबर स्टॉकिंग क्या होती है, लॉजिक बूम अटैक या बॉम्ब अटैक या इंटरस्पेस क्या होता है, फायरवॉल क्या होता है, गुड सिक्योरिटी हैबिट्स क्या होती हैं, है ना। और ये हो गया आपको साइबर लॉ के बारे में बताना है, डिफरेंट टाइप ऑफ साइबर लॉ बताने हैं, हब्स, मॉडम, रिपीटर्स क्या होता है, NIC क्या होता है, उसका नॉर्मली क्या वर्क होता है, कितनी तरह के नेटवर्किंग डिवाइसेस होती हैं, देखो रिपीटर्स होते हैं, हब्स होते हैं, ब्रिज, इन सब के बारे में लिखना है। TCP/IP रेफरेंस मॉडल क्या होता है, यानी कि जितने भी 28 के 28 क्वेश्चंस हैं, आपका एक तरह से सारा ही सिलेबस कंप्लीट हो गया है। बस देखो मैं इसे ज़्यादा लॉन्ग नहीं करना चाह रही थी, तो इसलिए आपका मैंने शॉर्ट में जितना हो सके कोशिश की ताकि आपको सारी चीज़ें समझ आ जाए। ठीक है, थैंक यू।